हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस के साथ में फ्रेंड्स एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर में हाजिर है। आप लोग इस पूरे सेशन को अच्छे से देखिए क्योंकि इस सेशन के अंदर में एग्जाम रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग जो है हमारे क्वेश्चंस की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, भारत की निम्नलिखित नदियों में से आपको बताना है निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सा जो है बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण बनती है। इसका मतलब क्या है समझिए यहाँ पर मैं बात आप लोग, ये बेसाल्टिक जो है फ्रेंड्स लावा, बेसाल्ट रॉक जो बनती है आप लोगों की, बेसाल्ट रॉक उसके अपक्षय के कारण, मतलब बेसाल्ट रॉक जो है उसके अंदर में टूटन फूटन होती है, बहुत सारे सैकड़ों सालों तक हजारों सालों तक जो है वो सड़ती गलती रहती है और उससे जो मिट्टी का निर्माण होता है वो कौन सी मिट्टी है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी बोला जाए कि बेसाल्ट रॉक के वजह से या बेसाल्टिक लावा रॉक के वजह से कौन सी मिट्टी बनी, ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान आनी चाहिए बेसाल्ट से हमेशा कि दक्षिण भारत के अंदर में यहाँ पर में फ्रेंड दक्कन का जो पठार है वहां पर में आपको बेसाल्टिक चट्टाने मिलती है और वहीं पे आप लोगों को रेगुर मिट्टी जिसको ब्लैक सॉइल कहा जाता है वो भी मिलती है। ब्लैक सॉइल, कितने लोगों को याद है कि ब्लैक सॉइल को ही रेगुलर सॉइल कहा जाता है? जल्दी से हाथ ऊपर करके बताएंगे मुझे, एकदम स्पीड में लिखो जल्दी से। यहाँ पर में ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी को ही रेगुलर मिट्टी कहा जाता है, दक्कन के पठार के ऊपर में मिलती है, वहीं पे बेसाल चट्टाने पे मिलती है। देखो कनेक्टिंग दी डॉट्स, डॉट कनेक्ट कर करके सारा का सारा आप लोगों को याद हो गया। ऐसे ही आप लोगों ने करना होता है। चलिए नाउ फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बताना इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड जल्दी जल्दी से। जी हाँ, सेल्फ प्लफिंग होती है मिट्टी, स्वतः ज्योति है मिट्टी होती है, ये ठंड के मौसम में फटती है, ठीक है, फिर मिल जाती है पानी के समय, बरसात के मौसम में चिपचिपी हो जाती है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग यहाँ पर में आंसर्स कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। ओके गुड, चलो। तो देखिए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए आप लोग। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, क्या ये वुड्स डिस्पैच 1854 में हुआ था? हंटर आयोग प्राइमरी एजुकेशन के लिए बनाया गया था, प्राइमरी एजुकेशन के लिए। रेले आयोग 1902 में बनाया गया था क्या? और सैडलर आयोग 1920 में बनाया गया था क्या? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो बहुत अच्छे से मैं चाहता हूँ कि आप लोग याद रखें, ठीक है। वुड्स डिस्पैच, चार्ल्स वुड्स का जो डिस्पैच है ये एजुकेशन के लिए था, भारत के अंदर में एजुकेशन के लिए 1854 में आया था। लॉर्ड डलहौजी उस समय में भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। वुड्स डिस्पैच कब आया था? जल्दी से एक एक करके लिखते जाओ आप लोग कमेंट के अंदर में। हंटर कमीशन जो है फ्रेंड्स ये भी एजुकेशन से रिलेटेड था, लॉर्ड रिपन के समय में था, प्राइमरी एजुकेशन के लिए आया था, ये लिख लेंगे आप सभी लोग। 1882 के अंदर में प्राइमरी एजुकेशन के लिए हंटर कमीशन। अब देखिए रेले कमीशन जो था ये फ्रेंड्स आप लोगों का एजुकेशन से रिलेटेड था, रेले कमीशन, और ये था यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड कि भारत के अंदर में जो यूनिवर्सिटीज है उनके लिए कैसे कानून बनाना है। रेले कमीशन, इसको इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। रेले कमीशन 1902 के अंदर में, लॉर्ड कर्जन उस समय भारत के वाइसराय थे, ठीक है। और जो सैडलर कमीशन था ये भी एजुकेशन से रिलेटेड था, 1917 में बनाया गया था। बट जो सैडलर कमीशन था ना ये बनाया क्यों गया था पता है आप लोगों को? ठीक है, बड़ी सैड घटना है, देखो सैडलर में ही सैड है, ठीक है, तो बड़ी दुख की बात है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सही से काम नहीं हो रहा था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर में जो है मिसमैनेजमेंट हो रहा था, उसकी जांच करने के लिए दुखी होकर, जी बफरिंग आ रही है फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है, एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं हम इसको, जस्ट अ सेकंड, एक बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ फ्रेंड बस इसको। चलिए आप लोगों को आई होप फ्रेंड्स अब यहाँ पर मैं सही से आ रहा होगा, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, मेरे साथ में आप लोग रिवाइज करने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो बता दीजिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि वुड्स डिस्पैच 1854 के अंदर में आया था। बफरिंग आई थिंक शायद से फिर से आनी स्टार्ट हो गई है। एक बार आप देख लीजिए प्लीज, क्या अभी भी बफरिंग आ रही है? क्या आप सही है? अगर आप सही है तो हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स प्लीज। जी ओके। तो देखिए यहाँ पर मैं वुड्स डिस्पैच जो है 1854 के अंदर में, हंटर कमीशन 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में आया था, ये याद रखना आप लोगों ने। रेले कमीशन 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय में। सैडलर कमीशन कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर में जांच करने के लिए बनाया गया था, ये याद रखना है। सैडलर कमीशन बड़े दुखी मन से, भाई कलकत्ता में सही से काम नहीं हो रहा तो दुखी मन से जो है कमीशन ने जांच करने के लिए बनाया गया था। 1917 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय भारत के वाइसराय थे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को कितने आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, चलिए मेरे साथ साथ में दोहराते जाइए जल्दी जल्दी से, ठीक है जी। आई होप आप सही से आ रहा होगा, जितने भी लोगों की तरफ में बफरिंग आ रही थी अब सही हो गई होंगी। प्लीज टीम भी मेरे को एक बार कंफर्म कर दीजिए कि क्या आप सही है। ओके डन। तो देखिए यहाँ पर मैं फ्रेंड चार्ल्स वुड्स डिस्पैच एजुकेशन से रिलेटेड था। 1854 के अंदर में कौन थे उस समय भारत के
गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? हंटर आयोग, हंटर कमीशन प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड था। देखो ये क्वेश्चन आएंगे अपने आप में, ये 6 नंबर के बराबर का क्वेश्चन है कम से कम, क्योंकि अपने आप में सिंगल सिंगल ये पूछा जा सकता है, गलत और सही पूछा जा सकता है, और जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो 6 अलग अलग प्रकार से ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, हंटर आयोग 1882 के अंदर में, और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रेले आयोग जो है फ्रेंड्स याद रखना 1902 में बना था यूनिवर्सिटी की जांच के लिए। ठीक है, यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए कानून बनाने के लिए। और सैडलर कमीशन कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जांच के लिए बना था स्पेसिफिकली। कब बना था? 1920 में नहीं, 1917 के अंदर में बना था। तो आंसर यहाँ पर में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा वाला गलत है पूछा था, आंसर यहाँ हो गया डी। कौन सा गलत है ये पूछा था आपसे। बहुत बढ़िया कृति, और बहुत बढ़िया आप लोगों को आंसर कमेंट के अंदर में लिख रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। ठीक है जी हाँ, जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स, भारतीय क्रांति की जननी किसको कहा जाता है? कितनी लड़कियां यहाँ पर में बताइए जल्दी से, कितनी लड़कियां जो क्लास देख रही है, जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे। हाँ, एक लड़की दिख गई, हाथ ऊपर कर दिया। ठीक है, तो बहुत सारी लड़कियां यहाँ पर में जो देख रही है फ्रेंड्स, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? एनी बेसेंट को, ठीक है, स्नेहलता वाडेकर को, सरोजनी नायडू को, मैडम भिकाजी कामा को। देखिए भारतीय क्रांति की जननी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये केबीसी के अंदर में भी आया था, कौन बनेगा करोड़पति के अंदर में ये क्वेश्चन। मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। मैडम भिकाजी कामा जो है फ्रेंड्स, विदेशी धरती पर, ठीक है, विदेशी धरती के ऊपर में इन्होंने झंडा फहराया था, भारत का झंडा। ठीक है, भारत का झंडा। अब भारत का झंडा बेसिकली कुछ था नहीं, तो कांग्रेस का जो झंडा था उस समय में, ठीक है, वो उन्होंने उस समय में फहराया था, जिसमें 3 कलर थे। ठीक है, कहां पर में फहराया था उन्होंने? ठीक है, आपका जो एक कमीशन हो रहा था, ठीक है, सोशलिस्ट कमीशन बनाया गया था स्टुटगार्ट नाम की जगह के अंदर में। तो स्टुटगार्ट जो थी जर्मनी के अंदर में, वहां पर में जो है फ्रेंड्स उन्होंने झंडा फहराया था, स्टुटगार्ट जर्मनी के अंदर में। ठीक है, 1907 की बात है वो, स्टुटगार्ट जर्मनी में झंडा फहराया था एक सोशलिस्ट कमीशन, एक पूरा जो समाजवादी विचारधारा के जो लोग थे उन लोगों का एक जमावड़ा था पूरा वो उसके अंदर में जाके। ठीक है, और उस झंडे के अंदर में वंदे मातरम लिखा हुआ था बीच में। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिकाजी कामा, ये याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। नाउ फ्रेंड्स, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल कौन थे? ठीक है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। इसको ASI कहा जाता है शॉर्ट में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारत के अंदर में जितनी भी प्राचीन चीजें होती है उनकी देखरेख करने के लिए काम आता है। इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, ये क्वेश्चन बन सकता है भाइयों और उन सभी की बहनों। तो वायसराय जो है फ्रेंड्स उस समय में थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे। तो लॉर्ड कैनिंग के वायसरायशिप के समय में 1861 के अंदर में ASI का गठन हुआ था, और इसके पहले सर्वेयर जनरल थे कौन? अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक है, आर्कियोलॉजी कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाप का बन सकता है। ठीक है, ASI की स्थापना कब हुई थी? ASI का हेडक्वार्टर कहां पर में है? हेडक्वार्टर इसका तो न्यू दिल्ली के अंदर में है, ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर ASI का, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है जी हाँ, बीपीएससी वाले भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, और जितने भी एग्जाम्स के लिए आप लोग पढ़ रहे हो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है ये, आप समझिए इसी में से क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं, मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ में बता रहा हूँ। ओके चलिए, नाउ फ्रेंड्स अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियां हैं जिनका स्रोत बिंदु लगभग लगभग आसपास में ही है, लगभग एक ही है। ठीक है, मतलब आसपास से निकलती है, इनका माइका एक है, ससुराल चाहे अलग अलग जगह पे हो लेकिन माइका दोनों का एक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां अगर मैं एक रफ मैप से आपको बताने की कोशिश करूं तो यहां से, ठीक है, मानसरोवर के पास से, ठीक है, इंडस नदी निकलती है, भारत के अंदर में आती है, फिर पाकिस्तान के थ्रू होते हुए यहाँ पर में चली जाती है अरब सागर में। और यहां से एक नदी निकलती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के पास से, यारलुंग सेंगपो इसको कहा जाता है पहले। ठीक है, फिर ये भारत के अंदर में एंटर करती है ब्रह्मपुत्र के नाम से, और फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो फ्रेंड्स सिंधु नदी, ठीक है, इंडस और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों का जो है आसपास में ही है, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आसपास में ही है। ओके चलिए, तो ये एक याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके अलावा आपको बता दूं ये यूपी पीसीएस के अंदर में आया, हिमाचल पीसीएस के अंदर में भी आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर आपका, बार बार पूछा जाता है। एक बार जल्दी जल्दी से जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलो तो देखिए यहाँ पर में सिंधु नदी, ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, पास में ये मानसरोवर जो लेक है उसके पास में ही है, दोनों का स्रोत, दोनों का माइका पास में है तिब्बत के अंदर में, और दोनों अलग अलग जगह पे जाके मिलती है। ये चली जाती है वेस्टर्न, ये चली जाती है ईस्टर्न साइड के अंदर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब ये प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है ये समझो आप लोग। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत का मतलब क्या है, ध्यान से समझना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ये जो हिस्सा है ना, ये दक्षिण भारत का जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसको प्रायद्वीप बोला जाता है। पेनिनसुला, पेनिनसुला का मतलब होता है एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और इसकी सबसे लंबी नदी जो है फ्रेंड्स वो है
अब की गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर, ये याद रख लेंगे आप सभी लोग, 1465 किलोमीटर लगभग जो है इसकी लंबाई है। ओके, तो ये यूपी आरओ ईआरओ के अंदर में, उत्तराखंड पीसीएस के अंदर में क्वेश्चन आ चुका है, और कई सारे और भी बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है ये। ठीक है, गंगा नदी के बाद में भारत में जो सबसे लंबा रास्ता तय करती है गंगा के बाद में, तो वो गोदावरी है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग फ्रेंड्स। ओके, तो 1465 किलोमीटर गोदावरी का है। ठीक है, फिर बाद में दक्षिण में कृष्णा नदी आती है, फिर नर्मदा नदी आती है। ये देख रहे हो आप लोग, गोदावरी नदी। ठीक है, कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है गोदावरी नदी। कहां से निकलती है? यहां पर में नासिक से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, त्रिंबकेश्वर नाम की जगह से। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सभी को बताना चाहता हूं कि आज जो है फ्रेंड्स, जन्माष्टमी के अवसर पर आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, कृष्णा कूपन कोड का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, सभी के सभी लोग। ठीक है, और फ्लैट आप लोगों को जो है फ्रेंड्स 75% ऑफ मिल जाएगा। जितने भी कोर्सेस है 12 बजे तक के है। ठीक है, इवन कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज जो आप लोगों की बीपीएससी वगैरह के, वो आप लोगों को एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को आज रात में जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं उन लोगों को मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो आप जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, कृष्णा इस कूपन कोड का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में समानता के अधिकार को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? भाई समान, आप अगर मान लो कि एक व्यक्ति ने मर्डर किया, दूसरे व्यक्ति ने किया, तो समान रूप से उनको सजा मिलेगी। अगर कानून उनको समान बचाना भी है अगर किसी को, तो एक व्यक्ति को जितनी प्रोटेक्शन दे रहा है उतनी ही प्रोटेक्शन दूसरे व्यक्ति को भी देगा। तो समान सजा और समान प्रोटेक्शन दोनों, ये आर्टिकल नंबर 14 में दिए गए हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। आर्टिकल नंबर 14 ये कहता है कि भारत के अंदर में सारे नागरिक समान रूप से देखे जाएंगे। ठीक है, इन दी आईज ऑफ लॉ। ठीक है, कानून के नजर के अंदर में ये समान रूप से रहेंगे, आर्टिकल नंबर 14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो 14 से लेकर 18 तक है, ठीक है, ये पूरा जो ग्रुप है 14 से लेकर 18 तक के आर्टिकल का, इसको समानता के अधिकार का ग्रुप बोला जाता है, राइट टू इक्वेलिटी वाला ग्रुप। कहां से कहां तक के आर्टिकल है इसमें राइट टू इक्वेलिटी के अंदर में? बताइए, समानता के अधिकार वाला जो ग्रुप है उसमें कहां से कहां तक के आर्टिकल दिए हैं? 14 से लेकर 18 तक टोटल कितने आर्टिकल्स हो गए, जल्दी बताइए यहाँ पर में। बीपीएससी टीआरई की वैलिडिटी कब तक रहेगी? ज़ेबा आफरीन जी, मैं आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा के ऊपर में जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती तब तक रहेंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन टीचिंग परीक्षा पे किसी बच्चे ने अगर पहला दिन कोर्स लिया होगा ना सुपरटेट का, अब तक एग्जाम नहीं हुई ना, अब तक भी उसका कोर्स, उसकी एक्सपायरी नहीं हुई है, अब तक उसको कोर्स में अपडेट्स जाते हैं, उसको अब तक वैसे ही ट्रीट किया जाता है प्रीमियम स्टूडेंट की तरह। तो टीचिंग परीक्षा आपको पहले दिन, मान लीजिए इतने लंबा समय हो गया, उसको आज तक भी, ठीक है, आज तक भी उतना ही प्रीमियमनेस के साथ में ट्रीट किया जाता है। तो आप अभी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती तब तक आपकी पूरी फुल वैलिडिटी रहेंगी। ठीक है, चाहे आप केवीएस ले लीजिए, चाहे आप DSSS भी ले लीजिए। बच्चों ने स्मार्ट मूव किया है, उन्होंने केवीएस DSSS भी सब अलग अलग कोर्सेस ले लिए ऑफर वाले समय में, ताकि जब भी उनकी एग्जाम हो तब उनके उनके काम आ जाए। तो आप लोग जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं आप लोग जुड़ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 जो है ये भेदभाव का निषेध करता है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा आप लोगों के साथ में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर। ठीक है, अनुच्छेद 16 जो है वो सार्वजनिक रोजगार में आप लोगों को समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन, कि छुआछूत, छोटी जाति जो है बोलकर किसी को कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, मॉल में नहीं आने दिया जाता था। नाई लोग जो होते थे वो अगर कोई मान लीजिए उनसे छोटी जाति का कोई है तो उनके बाल नहीं काटते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती थी, तो उसको अस्पृश्यता बोला जाता है, अनटचेबिलिटी। अगर आप अनटचेबिलिटी करोगे, ठीक है, तो वो दंडनीय अपराध है, आर्टिकल नंबर 17। ठीक है, आर्टिकल नंबर 18 उपाधियों का उन्मूलन। ठीक है, राजाधिराज, राजकुमार, राजकुमारी, ठीक है, चक्रवर्ती, इस तरीके के जो लगा लेते थे उपाधियां अलग से नाम के अलावा, उसको बंद कर दिया गया आर्टिकल नंबर 18 के तहत। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ठीक है, भारत में है वो नदी, तो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? मान लो ये कर्क रेखा है, ठीक है, तो एक नदी है मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है, फिर ऊपर की तरफ में जाती है, फिर उसको याद आता है मैं तो गलत जगह चली गई। ठीक है, फिर वो टर्न लेती है और इधर में आके इधर चली जाती है। तो इस तरीके से वो गलती से 2 बार काट देती है कर्क रेखा को। कौन सी नदी है बताइए जल्दी से। तो कौन सी नदी है जो काट देती है? माही नदी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, मध्य प्रदेश से निकलती है और इसके बाद में अरब सागर के अंदर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, ये आप देखिए, ये यहां से इस तरीके से ये काट देती है 2 बार गलती से, ऊपर की तरफ में जाती है राजस्थान से, फिर वापस गुजरात के, मध्य प्रदेश से निकलती है राजस्थान की तरफ में, वहां से टर्न लेती है और इधर में गुजरात में आकर मिल जाती है। ठीक है, अब ये हो गई कर्क रेखा को काटने वाली। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोगों को बोला जाए कि भूमध्य रेखा को, इक्वेटर को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो भूमध्य रेखा को काटने वाली, इक्वेटर को काटने वाली नदी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये है कॉन्गो रिवर। ठीक है, इसको जायरे रिवर के नाम से भी जाना जाता है, कॉन्गो रिवर को।
तो आप देख रहे हो यहाँ पर में ये कॉन्गो रिवर इस तरीके से भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री वाला हमारा लैटिट्यूड है, अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश, उसको काटती है भूमध्य रेखा को, विषुवत वृत्त को 2 बार। ठीक है, कौन सी नदी? कॉन्गो नदी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। कौन सी नदी काटती है इक्वेटर को 2 बार? जल्दी से कमेंट के अंदर में लिख देंगे, कॉन्गो नदी, जिसको जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसी को जायरे भी बोलते हैं। लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, जायरे नदी भी बोलते हैं इसको, ZAIRE, जायरे नदी। एक नदी और है, ठीक है, लिम्पोपो। ठीक है, बोल के बताओ आप लोग जल्दी से। ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, जैसे हमारी माही नदी 2 बार काटती है ना कर्क रेखा को, वैसे ये लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है किसको? मकर रेखा को। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, लिम्पोपो नदी। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। कॉन्गो को ही जायरे नदी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, कॉन्गो को ही जायरे नदी बोला जाता है। ये एग्जाम में अपने आप क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान जाती है, फिर गुजरात से वापस आ जाती है, बोलती है राजस्थान में यार, ठीक है, डर लगता है उसको, भाई सारे राजपूत लोग हैं, चलो वापस चलते हैं, गुजरात से होते हुए चले जाएंगे। गुजरात में डर नहीं लगा क्या माही नदी तुझे? चलो कोई बात नहीं, नहीं लगाऊंगा। ठीक है, कौन सी पहाड़ियां पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर स्थित है? ठीक है, तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, आ जाइए यहाँ पर मैं फिर से, ये हमारा भारत, यहाँ पर में पश्चिमी घाट है पहाड़, ठीक है, इधर साइड में है आपके पूर्वी घाट, इधर साइड में। ठीक है, पूर्वी घाट, जहां पर में इन दोनों का संगम होता है, वहां पर में कौन सी पर्वत है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट जहां पर में मिलती है, ये वेस्टर्न घाट है आपका। ठीक है, ये ईस्टर्न घाट है। ओके, दो भारत के दोनों तरफ, दोनों किन जो कोस्टल एरियाज है वहां पर में, तो दोनों के संगम के ऊपर में आप लोगों को फ्रेंड्स कौन सी पहाड़ियां मिलेंगी? आपको मिलेंगी नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, नीलगिरी, नीलगिरी के सबसे ऊंचा जो बिंदु है, सबसे ऊंचा पॉइंट इसका, वो है डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, डोडा बेट्टा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के जंक्शन के ऊपर में आपको नीलगिरी पर्वत श्रृंखला मिलेंगी। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पॉइंट है डोडा बेट्टा, ये भी लिख लीजिए आप लोग। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है? डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से एग्जाम के अंदर में, डोडा बेट्टा। ठीक है, चलिए, अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूरे दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, अगर ये आ जाए आप लोगों से, तो प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, वो है अनाईमुड़ी, केरल के अंदर में, पश्चिमी घाट के अंदर में। ठीक है, तो अनाईमुड़ी पूरे दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी, अनाईमुड़ी केरल के अंदर। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन नीलगिरी में होता है, ये पूरी पर्वत श्रृंखला बनती है छोटी सी यहाँ पर में, और उसका सबसे ऊंचा पॉइंट है डोडा बेट्टा। मौलिक अधिकारों को ब्लैंक द्वारा निलंबित किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए, फंडामेंटल राइट्स आप लोगों को कहा दिए गए हैं? ठीक है, हमारे भारत का भाग नंबर, संविधान का भाग नंबर 3, ठीक है, उसमें आर्टिकल नंबर, ठीक है, कहां से 12 से लेकर 35 तक के जो आर्टिकल्स है, वो फंडामेंटल राइट से डील करते हैं। लेकिन 12 और 13 में थोड़ा सा कुछ डेफिनेशंस वगैरह दी गई है, और 33, 34, 35 जो है उसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई गई है आप लोगों की। मेन जो आर्टिकल्स आपके हैं फंडामेंटल राइट्स के, वो 14 से लेकर 32 तक के हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा भाग है, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक का भाग नंबर 3 मौलिक अधिकारों का, ठीक है, ये हमने कहां से उधार लिया है? ये हमने लिया है यूएसए से। तो मौलिक अधिकार कहां से उधार लिए गए हमारे देश के संविधान में? ठीक है, यूएसए के जो बिल था, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स, अमेरिका का, यूएसए के संविधान का, वहां से लिया हमने। ठीक है, भाग नंबर 3। अगर इसको मौलिक अधिकारों का निलंबन करना है कि भाई कुछ समय के लिए, अगर मान लो देश के कोई आपदा विपदा, ठीक है, वगैरह आ गई हमारे देश के ऊपर में, तो उस समय आप लोगों के मौलिक अधिकारों को बचाए कि देश को बचाए? अब आपको मौलिक अधिकार है कहीं पे भी देश में जाके घूमने का। ठीक है, ओके, अब आप बोले कि सर जो है, मान लो यहाँ पर में हमारे भाई है एक रोहित है, ठीक है, रोहित कुमार, अब वो बोला कि सर मेरी नई नई शादी हुई, जॉब लग गई आपसे पढ़ के, अब मेरी शादी हो गई, मेरे को हनीमून के ऊपर में घूमने जाना है, सर एक ही बार तो हो रही जिंदगी में शादी। अब आजकल लोगों की कई बार भी हो जा रही है, पता नहीं क्यों डिवोर्स रेट बहुत बढ़ गया यार, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ठीक है, उसको उसको बोले घूमने जाना है। अब उस समय में हमारे देश के ऊपर में पाकिस्तान ने, चाइना ने, भूटान ने, नेपाल ने, श्रीलंका ने, ठीक है, मालदीव ने, और वो युगांडा उगांडा भी आ गए हमारे देश के ऊपर में हमला करने के लिए एक साथ। अब उसको उसको वो रोहित कुमार को कौन बताए कि भाई अभी मत जा भाई? वो बोलेगा मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं देश में कहीं पे भी घूम सकता। तो रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए उसको? तो भाई अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा बाजू में रखते हैं, पहले देश को बचाते हैं। ठीक है, तो इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर में राष्ट्रपति जो है क्या कर सकता है फ्रेंड्स? फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है कुछ समय के लिए। ठीक है, ओके,
चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का फ्रेंड्स। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, फंडामेंटल राइट भाग नंबर 3, आर्टिकल कहां से कहां तक है, ठीक है, कहां से लिया है और कौन इसको निलंबित कर सकता है। 2 आर्टिकल्स ऐसे फंडामेंटल राइट के जिसको निलंबित नहीं किया जा सकता, वो है आपका आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21। इसको तो राष्ट्रपति भी निलंबित नहीं कर सकता। रोहित कुमार, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, ये वाले तुम्हारे 2 आर्टिकल निलंबित नहीं कर सकते। ये आर्टिकल क्या है, आर्टिकल नंबर 20 बोलता है कि भाई आप जो है वो कोर्ट में आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते जाके कि हाँ मैंने ही जो है गांधी जी को मारा था करके। आपका जन्म भी नहीं हुआ मान लो उस समय में, ठीक है, और आप खुद ही दोष ले रहे हो अपने ऊपर में, या कोई ऐसी भी केस हुआ, तो आप जनरली भी अपने खुद के खिलाफ आप अपना जुर्म कबूल कर सकते हो, लेकिन जब तक साबित नहीं होता कि आपने खुद ने किया है करके, तब तक आपको जेल नहीं होती। आप कितना भी चिल्लाते रहो मैंने किया मैंने किया मैंने किया करके, अगर आपके खिलाफ सबूत नहीं जुटा पा रही पुलिस, तो आपको छोड़ना, आप जबरदस्ती नहीं जा सकते, ठीक है। दूसरी बात, एक गुनाह के लिए 10 बार आपको सजा नहीं मिल सकती। वो बात अलग है कि कई बार, ठीक है, रोहित कुमार तुमको मिल सकती है कि भाई एक बार तुमने शादी की और जिंदगी भर सुन रहे हो तुम, वो अलग मैटर है तुम्हारा पर्सनल वाला। लेकिन यहाँ पर मैं तुमको कोर्ट एक गुनाह के लिए 2 बार 3 बार सजा नहीं दे सकती, ठीक है। तुमने एक बार कोई गुनाह किया है, क्राइम किया है, तो उसके लिए 2 बार 3 बार नहीं, एक गुनाह के लिए एक सजा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21 जो है वो आपका राइट टू लाइफ है, कि आपको जीवन के अधिकार से आपको नहीं हटाया जाएगा। भाई अब थोड़ी ना इमरजेंसी लग गई तो मार दो करके सबको, जिंदा रहने का अधिकार तो चाहिए, ठीक है, ओके। चलिए, वो सब बोलने की बात है, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सर, वो सब जिंदा रह लेते बिना उसके भी, इमरजेंसी के सिचुएशन में, ठीक है, कोविड के समय में सब कोई नहीं मिल रहा था, कोई नहीं मिल रहा था, सब जिंदा थे, ठीक है। तो 20 और 21 को फिर निलंबित नहीं किया जा सकता। चल, तो आर्टिकल नंबर कौन से निलंबित नहीं हो सकते, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, राजा राममोहन रॉय के जो है किसके संस्थापक थे इनमें से, जल्दी जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। राजा राममोहन रॉय इनमें से किसके संस्थापक थे। अच्छा, एक चीज आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि कल हमारा जो है यूनेस्को वाली क्लास है, सक्सेस परीक्षा यूट्यूब चैनल है, टीचिंग परीक्षा का, ये आप सर्च कर लीजिएगा इस सेशन के बाद में, ठीक है। सक्सेस परीक्षा चैनल पे कल 2 बजे से जो है फ्रेंड 3 घंटे की आपकी यूनेस्को पूरे 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको करवाने वाला हूँ। उस पूरे सेशन को आप लोग देखिएगा, अपने आप से वादा कर लीजिए आज कि वो सेशन पूरा देखेंगे। कम से कम 1 लाख बच्चों से आप लोग आगे निकल जाओगे। सिर्फ 3 घंटे अपने आप को समर्पित कर दो। अगर ये नहीं कर पाए ना, तो फिर जो है और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस कल 3 घंटा दे दो सक्सेस परीक्षा के ऊपर में, और पूरा सेशन देखो, पूरे 44 के 44, उसकी हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी, उसका उससे रिलेटेड एमसीक्यूज, जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो करंट अफेयर है उसका, वो सारी चीजें जो है हम कवर करने वाले हैं सक्सेस परीक्षा पे 2 बजे। तो सभी बच्चे जो है वो 2 बजे एग्जैक्ट आ जाएंगे, ओके। चलिए, राजा राममोहन रॉय ने फ्रेंड्स इनमें से कौन सी वाली संस्था को स्टार्ट किया था, तो देखिए, राजा राममोहन रॉय आत्मीय सभा के संस्थापक है, ठीक है, आत्मीय सभा, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स ब्राह्मो समाज जो है, इसके संस्थापक भी राजा राममोहन रॉय है, ओके। प्रार्थना समाज की अगर बात की जाए, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक है आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। इसकी स्थापना 1867 में बॉम्बे में हुई थी, प्रार्थना समाज की, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स और क्या दिया हुआ है यहाँ पर में, रामकृष्ण मिशन, ये तो बहुत सिंपल है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद जी ने की थी 1897 के अंदर में, वेल्लूर में, ठीक है, 1897 में रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद जी। आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ठीक है, 1875 के अंदर में बॉम्बे में उन्होंने स्थापना की थी। ब्राह्मो समाज जो है फ्रेंड्स, ये है राजा राममोहन रॉय से रिलेटेड, ठीक है। तो राजा राममोहन रॉय ने इनमें से ब्राह्मो समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना स्वामी, ठीक है, दयानंद दयानंद जी ने की थी, ठीक है, 1875 में किया था, ठीक है। कहा किया था, तो बॉम्बे में किया था, लो, ठीक है। उसके बाद में रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है, इन्होंने किया था, कब किया था, 1897 में किया था। कहा किया था, तो वेल्लूर में किया था, वेल्लूर में, ठीक है, तो बंगाल में पड़ता है वो इलाका। प्रार्थना समाज, ठीक है, इसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग जी ने। कब की थी, 1867 में की थी। कहां पर में की थी, तो बॉम्बे में की थी, ठीक है, बॉम्बे में की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर में आप लोगों को जो याद रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे तत्वबोधिनी सभा पूछा जाता है आप लोगों से, बार बार पूछा जाता है। तत्वबोधिनी पत्रिका भी पूछते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर। यंग बंगाल मूवमेंट पूछा जाता है, हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है, DSSS वगैरह सभी जगह पे पूछा है। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का, इसके अंदर में ये बोला गया है कि आपको बताना है कि मकर रेखा पृथ्वी के चारों ओर जाने वाली एक काल्पनिक अक्षांशीय रेखा है, ठीक है, मकर रेखा। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पृथ्वी के ऊपर में हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया है 0 डिग्री वाला, इसको हम विषुवत व्रत या भूमध्य रेखा बोलते हैं। एक 23.5 डिग्री के ऊपर में जो हमारा है, ठीक है, जो हमारे भारत में से भी होकर जाता है, ठीक है, नॉर्थ में, उसको बोलते हैं कर्क रेखा। इसको कर्क रेखा बोला जाता है, कर्क रेखा। वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर में
ठीक है, मकर रेखा, यहाँ पर में मकर रेखा है, मकर रेखा, ठीक है, ये भी 23.5 डिग्री है लेकिन साउथ में, 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा, ठीक है। तो मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में है, ये याद रखना है आप लोगों ने, 23.5 डिग्री साउथ। ओके, चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और एक आंसर होगा कर्क रेखा, बी का होगा मकर रेखा। बाकी 66.5 और नॉर्थ और साउथ वो आर्कटिक और अंटार्कटिक रेखा, ठीक है, वो होती है आपकी, वो आगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हुमायूं का मकबरा कहां पर में स्थित है जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया है? अब मैंने आपको बताया कि कल, ठीक है, पूरे 44 के 44 जो है विश्व धरोहर आपको कराने वाला हूं। ये क्वेश्चन तो आपके लिए हलवा हो जाएगा पूरा का पूरा, ये तो उसके सामने बहुत इजी लगने लगेंगे आपको। हर एक पॉइंट जो उससे रिलेटेड है, एक एक विश्व धरोहर से रिलेटेड, ठीक है, वो सारे आपको करवाने वाले कल, ठीक है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर में हुमायूं का मकबरा आपको दिल्ली में मिलेगा, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर में, ये देखिए सुंदर सा मकबरा, ठीक है, चार बाग स्टाइल के अंदर में इसको बनाया गया है। चार बाग स्टाइल जो है वो बाबर ने इजाद किया था, ठीक है, मतलब एक गार्डन है, उसको चार हिस्सों में बांटो और बीच में जो भी जो चीज है, जो भी बनाना है, मकबरा बनाना है या फाउंटेन बनाना है, ठीक है, वो आप बीच में बनाओगे। तो चार बाग स्टाइल के अंदर में इसको बनाया गया है, चार बाग स्टाइल में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? राज्यपाल, आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो, जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी, कमेंट कर दीजिए जल्दी जल्दी से, कौन से राज्य से बिलोंग करते हो आप, कौन से राज्य से बिलोंग करते हो, फास्ट, ठीक है, ओके। तो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में आपको बताना है, और आपके राज्य का राज्यपाल कौन है ये भी आप लोग कमेंट करके बता देंगे मुझे जल्दी से। तो देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, जो राज्यपाल होते हैं किसी भी राज्य के, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये बिल्कुल सही बात है। गवर्नर इज रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति उसको हटा भी सकता है, ठीक है। गवर्नर इज अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री का उसमें कोई योगदान नहीं होता, ठीक है। मुख्यमंत्री, इवन मुख्यमंत्री के साथ में तो कई बार लड़ाई होती रहती है गवर्नर की। कोई एग्जाम्पल बता सकते हो आप लोग जहां मुख्यमंत्री की गवर्नर के साथ में एक टसल चल रही है? एक एग्जाम्पल बहुत ही लेटेस्ट वाला है, वो एग्जाम्पल है तमिलनाडु का, ठीक है। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, ठीक है, स्टालिन की, और उसके बाद में वहां के जो राज्यपाल है वो है एन रवि, ठीक है। तो जो रवि साहब है वो गवर्नर है, और वो केंद्र सरकार के इशारे पे काम करते हैं, और वहां के जो चीफ मिनिस्टर है वो अपना, वहां पर में उनकी अलग जो तमिल पॉलिटिक्स है वो करते हैं। तो क्या हो रहा है, उनके बीच में टसल चल रही है, उनके बीच में लड़ाई चलती रहती है। अभी 2-3 दिन पहले की केस था कि एक लड़की थी जिसको पीएचडी की डिग्री मिली, उसने राज्यपाल से लेने से मना कर दिया, आर एन रवि जो थे उनसे लेने से मना कर दिया, वो देने के लिए उन्होंने हाथ भी बढ़ाया, ठीक है। वो बोली नहीं, मेरे को इनसे नहीं चाहिए, मैं बाजू वाले से लूंगी करके, उसने बाजू वाले से इतना बेइज्जती, फिर भी उस इंसान को शर्म नहीं है कि भाई यार अपना दायित्व सही से निभाए। कठपुतली बन के रहते हैं हमारे भारत के अंदर में गवर्नर, ठीक है। ओके, चलिए, झारखंड से आदित्य कुमार जी यहाँ पर में, संतोष गंगवार है, चलिए बहुत बढ़िया। और कहाँ कहाँ से आप लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर में, बिहार, झारखंड जी, पश्चिम बंगाल का भी एग्जाम्पल था, वो धनखड़ साहब और ममता दीदी की लड़ाई होती रहती थी। उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल। चलिए, तो चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। मुख्यमंत्री का इसमें कोई योगदान नहीं होता, मुख्यमंत्री से तो कई बार लड़ाई होती रहती है गवर्नर की। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर में बोला गया है कि निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी बच्चों को, ठीक है। तो 14 साल तक के बच्चे जो है उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएंगी, शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल नंबर 21A में ये बात की गई है। अच्छा, कौन सा संविधान संशोधन था जिसके जरिए ये आर्टिकल जोड़ा गया है? ईयर कौन सा था जिस साल इसको जोड़ा गया है? जल्दी बताएंगे आप लोग, दोनों के दोनों पॉइंट। अगर ये दो क्वेश्चन के आंसर कर पा रहे हो तभी इसका नंबर आप जोड़ना, ठीक है। जब आप अगर इसका जोड़ पा रहे हो तो ही नंबर जोड़ना, अदरवाइज, ठीक है, आप आपके लिए लर्निंग है। चलिए, मेरे ख्याल से आप भी जो है फ्रेंड, साइंस की भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए, और सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं। और आज आप लोगों के लिए जन्माष्टमी के अवसर पर बहुत ही सुनहरा अवसर आप लोगों के लिए है। आपकी जब तक एग्जाम नहीं हो जाती तब तक आपके पास में वैलिडिटी रहेंगी। तो आप लोग केवीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ज्वाइन हो सकते हो, यूपी टेट, सुपर टेट का आप लोग कर सकते हो, जब भी एग्जाम होंगे आपकी तब तक आपका वैलिड रहेगा, ठीक है। यूपी टीजीटी के लिए आपका एलटी ग्रेड जो जनरल पेपर है उसके लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो कृष्णा कूपन कोड का, 75% फ्लैट आपके लिए आज ऑफ है, ठीक है। तो हजारों बच्चे सुबह से जो है फ्रेंड्स ले चुके हैं, आप लोगों की भी, आप लोग भी जुड़ सकते हो, 12 बजे तक आपके पास में ऑफर है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नंबर था ये 86 नंबर का, ठीक है। और कौन से साल के अंदर में हुआ था? सन 2002 के अंदर में। उस समय में प्रधानमंत्री कौन थे? चलो, अब ये क्वेश्चन भी बता दो आप लोग, ठीक है।
जब शिक्षा का अधिकार हम आर्टिकल जोड़ा गया, आपका आर्टिकल नंबर 21A, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी से बताइए आप लोग, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है। मनमोहन सिंह जी नहीं थे। मनमोहन सिंह जी जो है 2004 में बने, मनमोहन सिंह जी नहीं थे। सभी लोग मनमोहन सिंह कर रहे हैं यहाँ पर में। उनसे पहले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अब आने स्टार्ट हुए आंसर आप लोगों के जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है फ्रेंड्स उस समय में भारत के प्रधानमंत्री थे। तो ये क्वेश्चन नया प्रकार का बन सकता है आपका, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चलिए नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारतीयों की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था। देखिए संविधान सभा जो थी हमारी, इसका गठन कब किया गया था? ठीक है, 6 जो थी 6 दिसंबर 1946 को इसका गठन हुआ। गठन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसका गठन हुआ था, ठीक है। उसके बाद में इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को, 3 दिन बाद इसके गठन के, 9 दिसंबर 1946 को। तो ये जो संविधान सभा थी इसमें 292 लोग जो है वो चुने हुए थे, 292 लोग जो है चुनकर आए थे अलग अलग प्रांतीय विधानसभाओं से। तो कितना प्रतिशत लोग, अगर हम देखें कि कितने प्रतिशत लोगों का वोट उनको मिला होगा, वोट देने के काबिल थे उस समय में संविधान सभा के लोगों के चुनाव में, मुश्किल से 10 से 15% लोग, ठीक है, मुश्किल से 10 से 15% लोग जो है उस समय वोट देने के कैपेसिटी में थे अगर संविधान सभा का चुनाव होता। वैसे संविधान सभा का चुनाव आम चुनाव नहीं हुआ था, जो विधानसभाएं थी उनके द्वारा कुछ लोगों को चुनकर भेजा गया था, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, इसीलिए प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग कि नो मोर देन, मतलब मैंने आपको बताया ना कि मुश्किल से 10 से 15% लोग होंगे जिन्होंने, जो एडल्ट पॉपुलेशन थी जो वोट देने की कैपेसिटी में थे, ठीक है। भारत में प्रथम चीनी यात्री कौन था? चीनी यात्री, ठीक है, प्रथम चाइनीज ट्रेवलर, फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर इंडिया के अंदर में, और किसके समय में आया था ये भी बता देंगे आप लोग। पहली बात तो इब्न बतूता पहन के जूता, ये चाइना का था ही नहीं, ये तो तुम्हारा चचा का लड़का मोरक्को से था, मोरक्को, ठीक है, अफ्रीका के अंदर में कंट्री है, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर में, अफ्रीका में भी नॉर्थ वाले हिस्से के अंदर में, ठीक है, मोरक्को नाम का देश है, वहां से आया था। रेहला नाम की पुस्तक भी लिखी थी उसने। वेनसांग, फाहियान, आईसिंग। तो फाहियान जो है फ्रेंड्स ये पहला चीनी यात्री था, फाहियान, ठीक है। इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था फो क्यू की, फो क्यू की, ठीक है, फो क्यू की नाम की पुस्तक लिखी थी इन्होंने, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, फाहियान ने, फो क्यू की, फाहियान, ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। वेनसांग बाद में आया, सी यू की नाम की पुस्तक लिखी थी, सी यू की, वेनसांग ने लिखी थी, ये आया था जो है फ्रेंड्स हर्षवर्धन के समय में, ठीक है। फाहियान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसको बोलते हैं आप लोग, गुप्ता वंश का, उसके समय में फाहियान आया था, ठीक है। जो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आया था ये याद रखेंगे आप लोग, चंद्रगुप्त सेकंड, इसी को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, विक्रम आदित्य भी कहा जाता है, ठीक है, गुप्ता वंश का शासक, उसके समय में फाहियान आया था। बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है ये आपके, प्लीज इसको याद रखिएगा। और जितने भी बच्चे हैं सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए आप लोग, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आज आप लोगों के पास में बहुत ही सुनहरा मौका है प्रीमियम कंटेंट के साथ में जुड़कर प्रीमियम लेवल पे अपनी तैयारी करने का। बहुत सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है फ्रेंड्स, कंटिन्यूअस टीचिंग परीक्षा की पूरी टीम मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए। और आप लोगों को केवल सफल नहीं कराना है बल्कि आपको टॉप रैंक्स के अंदर में लेकर आना है, ठीक है, ताकि आप अपनी मनपसंद जगहों के ऊपर में काम कर सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप लोगों का जो क्वेश्चन है, ठीक है, भारत के किस राज्य की सीमा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से लगती है? मतलब देखिए 3 जगह से वो घिरा हुआ है, ठीक है, 3 जगह से वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, कौन सा राज्य है? थोड़ा सा भारत का मैप भी आप लोगों को पता होना चाहिए जी। आई होप जो है तैयार है सर आपकी क्लास के लिए भी, ठीक है, साइंस के भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए जाएंगे यहाँ पर, प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। ओके डन, गॉट गॉट इट। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तर दक्षिण पश्चिम में बांग्लादेश से कौन सा घिरा हुआ है, मैं मैप दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है, ये है बांग्लादेश, ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, ठीक है, बंटवारे के बाद में, लेकिन 1971 में ये अलग देश बन गया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर में जो 3 तरफ से जो है घिरा हुआ है वो आपको दिखाता हूं मैं, ये देखिए आप लोग, ये एक राज्य है, भारत का राज्य है ये, ठीक है, ये भारत का राज्य है, इसका नाम है त्रिपुरा। 3 तरफ से पूरा बांग्लादेश से घिरा, याद रखने के लिए आसान है, देखो पश्चिम से, पूरब से और दक्षिण से, 3 तरफ से। त्रि का मतलब क्या होता है याद रखने के लिए, देखो ट्रिक, ठीक है, अगर ऐसे आप पढ़ना चाहते हो ना,
अच्छे से जो है अपने माइंड के अंदर में निमोनिक्स बनाकर जो है आप लोग पढ़ना चाहते हो, सफलता कैसे होते हैं लोग सफल, इतनी सारी चीजें कैसे, क्योंकि बाकी भी ह्यूमन बींग्स है। इस तरीके से आप लोगों को ट्रिक्स बनानी पड़ती है माइंड के अंदर में, ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि त्रि से याद रख लो, तीन तरफ से, तीनों तरफ से पूरा जो है घिरा हुआ है, ठीक है, बांग्लादेश से। ओके, त्रिपुरा, त्रिपुरा ये जो है ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछ सकते हैं आप लोगों के। त्रि मतलब तीन, बिल्कुल। तो ऐसा हम लोग वैसे उसका अलग वजह से त्रिपुरा नाम है, लेकिन हमने टिक लगा ली, ठीक है जी। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आज 12 बजे तक आप लोगों के पास में मौका है, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे चले जाइए, नीचे में आपको कोर्सेज की लिंक दिख रही होंगी, उसके ऊपर में भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ आपको जो नंबर चल रहा है, ठीक है, नीचे में, उस नंबर पे कॉल कर दोगे तो भी आपकी मदद हो जाएगी। कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, टीम आपकी हेल्प कर देंगी। ओके, चलिए साइंस के क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों के कुलदीप सर यहाँ पर मैं आ चुके हैं। कुलदीप सर का स्वागत करिए। साइंस के भी क्वेश्चन कराने वाले हैं, और आप लोग क्या क्या पढ़ना चाहते हो वो भी मुझे बता दीजिएगा, ठीक है सर। चलिए ओवर टू यू सर, साइंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी क्लास को। तो सभी लोग जो है जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। लास्ट टाइम हमने शुरुआत किए थे आइज से, ठीक है। और आज का सेशन जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको मैं करवाने वाला हूं, क्योंकि और उसी के साथ आप सभी को जो है जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग जो है वैसा मजे करेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे सब लोग। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, फास्ट। चलिए क्या बोला गया है, देखिए। अगर विच विजन प्रॉब्लम ऑकर्स व्हेन द आई लेंस लूजेस इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, कौन सी दृष्टि समस्या जो है होती है जब हमारी जो आंखें होती है वो अपना जो लचीलापन है वो खो देता है। चलो बहुत बढ़िया, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माने कि प्रेस बायोपिया। क्या रहेगा, प्रेस बायोपिया। एक बात याद रखिएगा, हमने हमेशा पढ़ा है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी आंखें कमजोर होते जाती, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं आप आंखों की तरफ अच्छे से देखते हो, अगर आप आंखों की तरफ अच्छे से देख रहे हो, तो यहां पर कौन सी ऐसी चीज होती है जो हमें रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब माने कि इमेज बनाने में मदद करती है, तो आपका आंसर रहेगा वो रहता हमारा लेंस होता है। क्या होता है, लेंस होता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि हमारी आंखों में कौन से टाइप का लेंस होता है, बराबर है। लास्ट टाइम हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। अब एक बात याद रखिएगा कि जब आप कैमरे को फोकस करते हो, आपने अक्सर कैमरे को देखा होगा, तो इसे जूम इन जूम आउट करते हो, तो आपने देखा लेंस आगे जाता है पीछे जाता है। उसी तरह से हमारे आईज के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे लेंस को एडजस्ट करती है। लेंस को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे लेंस के नीचे कुछ मांसपेशियां आपको नजर आ रही है। ये मांसपेशियां जो है इसे हम सिलरी मांसपेशियां बोलते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम सिलरी मांसपेशियां बोलते हैं। और ये मांसपेशियां जो होती है हमारे आईज का जो उसका विड्थ होता है उसे एडजस्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको इसकी थिकनेस कम नजर आ रही है, यहाँ पे ज्यादा नजर आ रही है, तो इसके वजह से जो है हम दूर और पास की चीजें देख पाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो लेंस होता है इसका जो फोकल लेंथ होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे आईज का जो फोकल लेंथ होता है इसे एडजस्ट करने वाली कौन सी मशीन हमारी आंखों में होती है, तो आपका आंसर आना चाहिए, उसका आंसर रहेगा आपका सिलरी मांसपेशियां रहेगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और यही नहीं, आपको यह भी ध्यान में रखना है कि हमारा जो आईज होता है, हमारी जो आंख होती है, सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, हमारी जो आंख होती है, ठीक है, इसका ये कम से कम कितने दूरी तक क्लियर देख पाती है। चलो बताओ, देखते कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर। सभी लोगों ने एक बार ऐसे कैसे कभी करके देखे होंगे, है ना, यहाँ पे आंखें इकट्ठा हो जाती है, दूर चले जाती है। यहां से आपने अगर ये उंगली पर आप दूर लेके जाते हो तो एक पॉइंट ऐसे आता है जहां पर वो उंगली आपको क्लियरली नजर आती है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वो पॉइंट जो होता है वो कम से कम 25 सेंटीमीटर आपका दूर होना चाहिए। कितना होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर दूर होता है। और अगर आपको पूछा जाता है कि मैक्सिमम कितना डिस्टेंस होता है, कितना अंतर होता है जहां तक हमारी आंखें देख पाती है, तो याद रखिएगा ये बात साहब किसी सुपर पावर से कम नहीं है। वो अंतर जो है वो अनंत बोला जाता है। कितना होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका भी आंसर कर देंगे। सब लोग बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, फास्ट।
चलिए सभी लोग आंसर करते रहेंगे, बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया जी। इसका आंसर क्या रहेगा? अगर मान लीजिए आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गया हो और आपको पास की चीजें नजर आ रही है और दूर की चीजें भी भाई साहब आपको क्लियरली स्पष्ट तरीके से आप नहीं देख पा रहे हो, यही सवाल पूछा गया है। वह दोष कौन सा होता है इसमें दूर की चीजें जो आपको स्पष्ट नहीं नजर आ रही है, माने कि आपको पास की चीजें नजर आ रही है, माने कि आपको पास की चीजें जो है वो नजर आ रही है, दूर की चीजें आपको नजर नहीं आ रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोला जाता है निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। इसे हम क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष के नाम से इसे पहचाना जाता है। और निकट दृष्टि दोष का ही मतलब क्या होता है जी? ये आपका मायोपिया होता है। क्या होता है? मायोपिया होता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जो है आंसर लिखते रहेंगे, क्योंकि जब तक आंसर नहीं करोगे तब तक बातें जो है आपको याद नहीं होगी, ठीक है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे मायोपिया रहेगा। और उसी तरह से आपको यह भी सवाल पूछा जाता है कि मायोपिया के लिए हम कौन से लेंस का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम जो दूर की चीज है उसे भी हम क्लियरली देख पाए। अब इसे समझने के लिए आपको मायोपिया का थोड़ा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि चीजें याद करने से अच्छा बेहतर उपाय है कि उस कंसेप्ट को आप समझ लो। अगर आप इस कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दे पा रहे हो तो यहां पर आप देख पा रहे हो मायोपिया में क्या होता है। अगर मैं सामान्य दृष्टि की बात करता हूं तो हमारा जो फोकल लेंथ होता है वो एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर होता है, पर मायोपिया में क्या हो जाता है, ये फोकल लेंथ जो है बस आप कम हो जाती है और जो बिंदु बन रहा है वो रेटिना के सामने बन रहा है। ये कहां पे बन रहा है? ये रेटिना के सामने बन रहा है। अब ये रेटिना के अगर सामने बन रहा है तो हमें इसे पीछे लेके जाना है। पीछे लेके जाने के लिए हम कौन से लेंस का इस्तेमाल करेंगे? हम डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करेंगे। किसका? डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करेंगे। और डाइवर्जिंग लेंस हमारे पास कौन सा है? ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। क्या बोलते हो? इसका नाम बता सकते हो? चलिए सभी लोग इस लेंस का नाम बता देंगे, कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिख देंगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जी। बहुत बढ़िया, डाइवर्जिंग लेंस माने कि भाई साहब आपका अपसारी जो लेंस होता है इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका आंसर बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर रहेगा ये कौन सा है? ये आपका कॉनकेव लेंस है। ये कौन सा लेंस है? आपका कॉनकेव लेंस है, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? इसे हम अवतल लेंस के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? अवतल लेंस के नाम से जानते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए जी बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल का भी जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। चलिए यहां पे पूछा गया है कि दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? इसे हम हाइपरमेट्रोपिया बोलेंगे। इसे हम हाइपरमेट्रोपिया के नाम से पहचानते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में कौन से लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? अब पहली बात आपको ध्यान में यह रखना है कि हाइपरमेट्रोपिया में आपको भाई साहब दूर का नजर आएगा, दूर का नजर आता है। यहां पे आपको निकट का नजर नहीं आएगा, मान कि पास की चीजें आपको क्लियरली नजर नहीं आएगी, बराबर है? अब इसका आंसर आप क्या करोगे? क्या वो उत्तल लेंस रहेगा? क्या वो अवतल लेंस रहेगा? बाकी चीजें तो भाई साहब भूल जाओ, ठीक है? तो इसका आंसर आप क्या करोगे? अब इसके फिर से एक बार साइंस को पढ़ते हैं कि एक्चुअल में हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है। आप सभी लोग बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हो, पर इनको याद करने से अच्छा ये बात जो है इसे हम क्लियरली देख लेते हैं कि सर कैसे होता है। अब देखो, नॉर्मल आइज के अंदर जो है, नॉर्मल आइज के अंदर जैसे मैंने बताया है कि ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसके ऊपर प्रकाश ऐसे गिरेगा और ये सीधा आपके रेटिना के ऊपर जो है जाके प्रतिबिंब बनाता है। चलो एक बात मुझे बताओ कि ये रेटिना के ऊपर जो आपका प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषता क्या रहेगी? सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता देंगे, ठीक है? प्रतिबिंब बन रहा है रेटिना में। अब होता क्या है कि अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया हो गया है तो उस समय में हमारा जो आय का गोला होता है, हमारा आंख का गोला जो होता है भाई साहब, वो इस तरह से पिचक जाएगा। पिचक जाएगा मतलब क्या है? वो उस तरह से इस तरह के अंडे के शेप का हो जाएगा। इस तरह से अंडे का शेप होने के कारण जो है इसके ऊपर पड़ने वाला प्रकाश जो है वो रेटिना के पीछे चला जाएगा। कहां पे चला गया? रेटिना के पीछे चला गया। अब हमें क्या करना है? हमें अगर क्लियरली दिखाई देना है तो हम क्या करेंगे? इसको फिर से एक बार रेटिना के ऊपर लाने की कोशिश करेंगे, माने कि आगे गया गया जो प्रतिबिंब है इसे हमें पीछे लाना है। तो पीछे लाना है इसका मतलब क्या है? हम इस्तेमाल करेंगे कॉन्वर्जिंग लेंस। किसका? कॉन्वर्जिंग लेंस, माने कि अभिसारी लेंस का इस्तेमाल करेंगे। वो क्या करता है बताओ?
वो प्रकाश को इकट्ठा करने का काम करता है। और इसीलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हम कौन से लेंस का इस्तेमाल किए जी, हमने इस्तेमाल किए कॉन्वर्जिंग लेंस, उसका नाम है कॉन्वेक्स लेंस, या इसे हम बोलते हैं उत्तल लेंस के नाम से पहचानते हैं। कौन से नाम से पहचानते हैं? उत्तल लेंस के नाम से पहचानते हैं। सभी को समझ में आ गया? रेटिना के पीछे इमेज बनेगा, उसे पास में लाना है तो हमने किसका इस्तेमाल किया? उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया, ठीक है। और इसका आंसर क्या रहेगा आपका? कॉन्वेक्स लेंस का ही रहेगा। डन है, क्लियर है। एक बात मुझे बताइए, हमने पहला क्वेश्चन देखा था प्रेस बायोपिया का, किसका? प्रेस बायोपिया का हमने एक क्वेश्चन देखा। इसे दुरुस्त करने के लिए हम कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं जी? चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, इसे ठीक करने के लिए हम कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं कितने लोग जो इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर रहेगा आपका बायफोकल लेंस। कौन सा रहेगा? द्विफोकस लेंस जो होता है उसका इस्तेमाल कर हम प्रेस बायोपिया, माने कि बुढ़ापे में जब आपको दिखाई नहीं देगा, है ना, जब आपके नाती पोती जो है भाई साहब आपको हाथ लेकर, या अगर गांधी के जैसा अगर आप डंडा लेके चलोगे तो डंडा लेके भाई साहब आपको इधर उधर घुमाने का जब काम करेंगे, जब नाती पोती को आपको देखना रहेगा, उस टाइम पे कौन सा लेंस इस्तेमाल करोगे? बायफोकल लेंस लगाकर ही आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आंखें तो वैसे भी कमजोर हो जाएगी, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन आने वाला है, सिलेंड्रिकल लेंस किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये होता है ऑस्टिग्मेटिज्म नाम की बीमारी होती है, उसके ऊपर वैसे भी सवाल आने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। और सेशन कैसे लग रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। इसी तरह से मजेदार तरीके से अगर पढ़ना चाहते हो तो आज आपके लिए बहुत बढ़िया ऑफर है, 75% का ऑफर मिल रहा है जन्माष्टमी के अवसर पे। भाई साहब खा लो मतलब उसे उठा लो, ठीक है, छोड़ना नहीं है। ये सबसे बेस्ट ऑफर है, इससे बेहतर और नहीं हो सकता है, वो बार बार आएगा भी नहीं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? कॉर्निया की अनियमित वक्रता के कारण उत्पन्न कौन सा दोष होता है? तो याद रखिएगा ये होता है आपका ऑस्टिग्मेटिज्म होता है। कौन सा होता है? ऑस्टिग्मेटिज्म होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अब ऑस्टिग्मेटिज्म में होता क्या है? एक बार हाथ खड़ा कर देंगे, जब आपको खुजली होती है ऐसे, है ना, खुजली होने के बाद खुजाते हो, जब एक हाथ से ऐसे देखोगे तो आपको जो है ऐसे दो दो चीजें नजर आती है, तीन तीन चीजें नजर, ऐसा किसी के साथ होता है? ऐसा किसी के साथ होता है? चलो एक बार हाथ खड़ा कर देंगे। सवेरे सवेरे उठ गए, उठने का मन नहीं है, मम्मी ने भाई साहब एक जोर से मार दी लात, है ना, उठ गए। उठने के बाद जैसे देखते हो सब धुंधला धुंधला नजर आ रहे हैं, मम्मी दो नजर आ रही है, पापा दो नजर आ रहे हैं। ऐसा कभी हुआ है? हुआ है तो ध्यान रखिएगा, उस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो ये कॉर्निया है, कॉर्निया का मतलब ये जो हमारी ऊपरी परत है ना, जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं, इसमें अगर इरेगुलरिटी आ गई, मैंने आपको क्या बताया था कि ये कॉर्निया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि ये प्रकाश को अंदर भेजता है। प्रकाश को क्या करता है? ये रिफ्रैक्टेड करता है। रिफ्रैक्ट करता है उसका मतलब क्या है जी? ये इसका अपवर्तन करता है। क्या करता है? अपवर्तन करता है, और अपवर्तन करके जो है हमारे लेंस के ऊपर भेजने का काम करता है। अब इसकी जब इरेगुलरिटी माने कि वो थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे अगर हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है, लेंस के बाद में जब प्रकाश हमारे रेटिना के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वो एक जगह पर नहीं गिरता है, वो मल्टीपल टाइम जो है कहीं पे भी गिर जाएगा। और उसके वजह से भाई साहब ठर्रा पीने के बाद जैसे आदमी लोगों को भाई साहब 4-5 नजर आता है ना, वैसे आपको नजर आने लगेगा। और इस बीमारी को बोला जाता है ऑस्टिग्मेटिज्म। इसे क्या बोलते हैं हम? ऑस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। सब लोग इसको ध्यान में लेंगे। और इस ऑस्टिग्मेटिज्म से अगर हमें जो है भाई साहब अपनी आंख को ठीक करना है तो इस केस में सिलिंड्रिकल, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, जो सिलिंड्रिकल लेंस होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक क्लियर है? चलो यहां तक बीमारी। और कितने लोग हैं या आई डिफेक्ट्स को आप पढ़ना चाहते हो, पूरे डिटेल में पढ़ना चाहते हो? एक बार हाथ खड़ा कर देंगे, आपके लिए एक सेशन लगाऊंगा। चलो बताओ जितने भी लोग, तो इतनी ही बीमारियां नहीं है हमारे एनसीईआरटी को आप डिटेल में जानोगे तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, ऑस्टिग्मेटिज्म, और एक बीमारी भाई साहब जीरोप्थैल्मिया। इनके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो एक काम करना, यूट्यूब के ऊपर जाने के बाद जो है आई डिफेक्ट लिख लीजिएगा, आई डिफेक्ट बाय कुलदीप सर सर्च कर लीजिएगा। आई डिफेक्ट बाय कुलदीप सर जो है वो सर्च कर लीजिएगा। जैसे ही सर्च करते हो आपको ये एक मेरा जेनरिक वीडियो मिल जाएगा जहां पर सभी प्रकार के, जितने भी प्रकार के हमारे एनसीईआरटी में आई डिफेक्ट दिए सभी के सभी आपको मिल जाएंगे। विथ डिटेल में मैंने बताया है
कैसे बनता है, क्या बनता है, क्या उपचार है, सभी चीजें हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। ठीक है, एक बार इसे जरूर देख लीजिएगा। कौन कौन इस वीडियो को आज देखने वाला है, जल्दी से अपना हाथ खड़ा करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अगला सवाल यूपीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है, इसका भी आंसर कर देंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए जी, अम्ल वर्षा किस अम्ल की उपस्थिति से संबंधित होता है? चलो बताओ। अब हम सभी को पता है कि प्रदूषण इतना बढ़ गया है ना, हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि भाई साहब हवा में सांस लेना छोड़ दीजिए, पानी का यानी बरसात का पानी भी अगर आता है तो वो भी पीने की हिम्मत नहीं बची है इंसानों में अभी, क्योंकि उनको पता है कि वो पानी जो ऊपर से आ रहा है वो पहले से ही प्रदूषित है। बराबर है, तो ये यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। और बरसात का हर पानी एसिडिक नहीं होता है। ठीक है जी, वो भी बात करेंगे कि क्या लिखा है हमारे एनसीईआरटी में, विद प्रूफ हम बताएंगे। ठीक है, एसिड रेन की अगर मैं बात करूं तो एसिड रेन इज कंसर्न विद द प्रेजेंस ऑफ, कौन सा एसिड होता है, याद रखिएगा सल्फ्यूरिक। सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है क्या? नहीं। एक बात याद रखिएगा कि हम मथुरा के आसपास आपने देखा होगा कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज बहुत है, वहां पे पेट्रोल की इंडस्ट्रीज है, कोयले की इंडस्ट्री है, उनको जलाया जाता है। वहां से निकलने वाला जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कौन सी गैसेस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और उसी तरह से हवा में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये बादलों में जो पानी जो बाष्प होता है उसके साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये आपका नाइट्रिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? नाइट्रिक एसिड बनाएगा। और सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड माने कि H2SO4 बनाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका कार्बोनिक एसिड बनाएगा। और ये सभी एसिड मिलकर क्या करते हैं, इस पानी का जो पीएच मान है भाई साहब वो 7 से कम कर देंगे। और 7 से अगर कम हो गया इसका मतलब क्या है, वो एसिड में परिवर्तित हो चुका है। और ये जो बारिश हो रही है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एसिड रेन के नाम से जानते हैं, इसे हम अम्लीय वर्षा बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा बोलते हैं। सभी लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमारे एनसीईआरटी में दिए गए, सभी लोग ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं पीएच मान की बात करूंगा तो हमारे मानव शरीर के लिए कितना पीएच जो है सबसे अच्छा होता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। वो होता है 7 से लेकर 7.8, माने कि 7.0 से लेकर 7.8, माने कि 7 से लेकर 7.8 पीएच जो है हमारे मानव शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर मैं एसिड रेन की बात करूंगा तो एसिड रेन में अगर पीएच मान बरसात का पानी जो है, ऊपर से आने वाला जो बरसात का पानी, इसका पीएच मान 5.6 के अगर नीचे चला गया तो उस बरसात को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम एसिड रेन बोलेंगे या अम्लीय वर्षा बोलेंगे। और उसके साथ एक बहुत ही मजेदार तथ्य जो है हमारे एनसीईआरटी में दिया गया, वो तथ्य ये है कि बताइए कि ऐसा कौन सा ग्रह है उसके वायुमंडल में आपको सल्फ्यूरिक एसिड के मोटे मोटे बादल नजर आएंगे। किसी को पता है तो एक बार हाथ खड़ा कर देगा या कमेंट बॉक्स में लिख देगा, क्योंकि ये जीके जीएस का ही क्वेश्चन है। चलिए बताइए, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड के मोटे मोटे बादल मौजूद है, जिसके ऊपर किसी भी जीवन की कोई भी संकेत अभी तक नहीं मिले? तो याद रखिएगा उस ग्रह का नाम है हमारा वीनस, माने कि वो है हमारा शुक्र ग्रह है। कौन सा है? शुक्र ग्रह है, जिसके वातावरण में सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। और उसी तरह से एक और बात है जिसके बारे में पूछा गया है, भाई साहब दांत में कीड़ा लग जाना। दांत में कीड़ा क्यों लगता है? पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है कि जो बहुत ही ज्यादा मीठी चीजें खाता है, बहुत ही ज्यादा मीठी चीजें खाता है, और मीठी चीजें खाने के बाद जो रात को ब्रश नहीं करता है, रात को दातुन साफ नहीं करता है, उसको भाई साहब दांत में कीड़े लग जाते। ये आप सभी को पता है। अगर दांत में कीड़े लग रहे तो याद रखिएगा दंत क्षय होने के लिए कितना पीएच चाहिए, तो याद रखिएगा यहाँ पे लिखा है अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से नीचे चला गया, कितना? 5.5 से नीचे चला गया, तो समझ लीजिएगा कि हमारे दांतों की जो एक जबरदस्त एक ठोस परत होती है। कितने लोगों को पता है? एक बार हाथ कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मुझे लिख देंगे कि दांतों के ऊपर एक हमारे शरीर की सबसे मजबूत लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? चलो बताओ, सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता देंगे कि हमारे दांतों के ऊपर जो सबसे कठिन पदार्थ होता है हमारे शरीर का, वो मौजूद होता है। उसका क्षय माने कि उसका इरोजन जो है वो शुरू हो जाता है। बहुत बढ़िया, उसे हम एनामल बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एनामल बोलते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। वो फिर गल जाएगा, गलने के बाद कीड़े आपके सीधे दांत के अंदर। डन है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अगला सवाल आपके सामने,
ये रहा सुपर टेट 2019 में पूछा गया सवाल है, इसका भी आंसर कर देंगे जल्दी से। बताइए इसका आंसर क्या करोगे? जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया, एक बार सेशन को जरूर लाइक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? निम्नलिखित में से सबसे कमजोर बल कौन सा है? सबसे कमजोर बल पूछा गया है और इसी के साथ क्वेश्चन का आंसर सभी लोग सही ढंग से करेंगे। मैं ये बहुत बढ़िया जी, यहाँ पे सभी लोगों का आंसर आ रहा है। सबसे कमजोर बल जो आपको चारों में से दिया गया है, यह आपका ग्रेविटेशनल फोर्स माने कि गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा। क्या रहेगा? गुरुत्वाकर्षण बल। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अगर पूछा जाता है, कौन सा? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अगर पूछा जाता है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा रहेगा? ये रहेगा आपका न्यूक्लियर फोर्स रहेगा, माने कि नाभिकीय बल रहेगा। क्या रहेगा? नाभिकीय बल। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। पर एक बात याद रखिएगा, अगर आपको पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा दूरी तक कौन सा बल का प्रभाव ज्यादा होता है, प्रभावशाली होता है, तो इसका आंसर आप क्या करोगे बताओ? जिनको पता है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, जिनको नहीं पता ध्यान देंगे। वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय बल रहेगा। इसको आपको ध्यान रखना है। और सबसे कम रेंज वाला, सबसे कम दूरी वाला, सबसे कम दूरी या सबसे कम रेंज जिसकी है, उसे हम बोलेंगे भाई साहब, ये रहेगा आपका न्यूक्लियर फोर्स रहेगा। क्या रहेगा? न्यूक्लियर फोर्स रहेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। डन है? चलो बहुत बढ़िया। ये अगर आपको समझ में आ गया तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में अगर उसका फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्या होता है जी? वो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वायर होता है। ये m क्या है जी? पहले चीज का मास है। m क्या है? दूसरे चीज का मास है। और इन दोनों के बीच का जो सेंटर डिस्टेंस है, एक बात हमेशा ध्यान में रखेगा, यहाँ पे जो ये r लिया जाता है या कहीं कहीं पे आपको d भी नजर आएगा, ये इसे सेंटर डिस्टेंस बोला जाता है। सेंट्रल डिस्टेंस माने कि केंद्रीय दूरी बोली जाती है। ये सरफेस टू सरफेस नहीं ली जाती है, ये सेंटर टू सेंटर लिया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से मुझे बताओ कि यहाँ पे ये जो कैपिटल G आपको नजर आ रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और उसी के साथ साथ इसके एसआई यूनिट क्या है, ये भी लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछे गए और हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। चलिए, जिनको जिनको पता है सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर यहां पे लिख देंगे। वैल्यू अगर पूछी जाती तो कितनी रहेगी? बहुत बढ़िया, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 माने कि 6.67 गुना में 10 का घात -11, ये उसकी वैल्यू रहेगी। और ऐसा यूनिट अगर पूछी जाती है तो ऐसा यूनिट कितने रहेगी जी? बताओ। इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी इकाई रहेगी। सभी लोग अगर लिखना हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसकी इकाई रहेगी। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक डन है? चलो, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे? फास्ट। चलिए, सभी लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कैपिटल G ये अलग बात है और स्मॉल g अलग बात है। कैपिटल G इसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट माने कि सार्वभौमिक गुरुत्वीय क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलते हैं। और G को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जानते हैं। दोनों की वैल्यू अलग है, दोनों के काम भी अलग होते हैं। ये हमेशा आपका समान माने कि ये हमेशा आपका कांस्टेंट रहेगा। पर ये जो है बात साहब, ये वेरिएबल होता है, ये बदलते रहता है। ये कैसे होता है? बदलते रहता है। इस बात को ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर हमने रेडियस ऑफ द अर्थ को डबल कर दिया, ठीक है, और उसका द्रव्यमान हमने समान रखा, तो जी के ऊपर असर क्या? यहाँ पे जी कौन सा लिखा गया है? स्मॉल जी लिखा गया है। तो आपका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आंसर तो किया है, पर कुछ एक लोगों का ही आंसर जो मुझे सही नजर आ रहा है। स्मॉल जी का अगर आपको फार्मूला याद करना है तो लिख लीजिएगा, ये होता है GM डिवाइड बाय R स्क्वायर होता है। क्या होता है? GM डिवाइड बाय R स्क्वायर होता है। अब एक बात मुझे बताइए, रेडियस यहाँ पर आपको नजर आ रही है, त्रिज्या 2 गुना कर दिया, माने कि यहाँ पे आ गया GM तो वैसे भी कांस्टेंट है, इसको 2 गुना अगर कर दे तो बस अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया? 1/4। ये कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। कितने लोगों ने सही उत्तर किया? एक बार हाथ खड़ा कर देंगे जी। कितने लोगों ने सही उत्तर किया? एक बार हाथ खड़ा कर देंगे। मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर किया है। बहुत बढ़िया।
है ना, गुजला जी, अनुराधा जी है, अदिति जी है, कृति जी है, आदित्य जी है, बहुत बढ़िया, सोनाली जी है, किरण, पूजा, बहुत बढ़िया, जूही, सभी सभी लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर किया जी, बहुत बढ़िया। एक बात मुझे बताइए, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी ऐसा यूनिट क्या है? देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर कर पाते हैं। और उसी तरह से हम धरती के लिए इसकी वैल्यू कितनी लिखती है, तो याद रखिएगा ये नियर अबाउट हम 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। कितने लिखते हैं? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। और उसी तरह से एक बात मुझे बताइए, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। अगर मैं धरती की बात करूं, अगर मैं धरती की बात करूं तो हमारी धरती कुछ इस तरह से आपको अंडे जैसी नजर आएगी, बराबर है। अगर आप इसे ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहां से इतना अंतर जो है आपका ये ज्यादा है, और इतना अंतर जो है आपको भाई साहब ये कम नजर आ रहा है, बराबर है। ये कम है, ये ज्यादा है। और इसीलिए अगर मैं आपको पूछूं कि ये जो हमारे जी की वैल्यू है, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, बस अब ये मैक्सिमम कहां पर आपको नजर आएगी और ये आपको मिनिमम कहां पर नजर आएगी। अगर मैं आपको ये इक्वेटर माने कि वृत्त के ऊपर पूछूं और ये हमारा पोल है, चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कहां पर ज्यादा होती है और कहां पर कम होता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो ये रेडियस जो होता है ये कहां पर ज्यादा रहेगा? आपके इक्वेटर पे ज्यादा है। और अभी अभी हमने पढ़े हैं कि जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके आर के स्क्वायर के साथ। कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपकी रेडियस माने कि त्रिज्या अगर बढ़ रही है तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा, क्योंकि वो व्युत्क्रमानुपात में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसीलिए जहां पे आर आपका कम रहेगा वहां पे जी की वैल्यू आपकी मैक्सिमम रहेगी। और कहां पे रहेगी? ये रहेगी आपकी पोल के ऊपर, माने कि ये रहेगी आपकी ध्रुव के ऊपर। और वही इक्वेटर के ऊपर इसकी वैल्यू सबसे कम होती है। यहाँ पे जी की वैल्यू क्या रहेगी? सबसे कम रहेगी। अगर मैंने आपको पूछा कि सेंटर के ऊपर कितना रहेगा तो क्या मुझे आप बता सकते हो? अगर मैं धरती के केंद्र में चला गया, अगर मैं धरती के केंद्र में चला गया तो धरती के केंद्र में इसका कितना वैल्यू होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर धरती के केंद्र में जो है इसका जो जी का वैल्यू होता है वो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखो क्या बोला गया है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन इतना है। अब यहां पर जो है किसे कंपेयर किया? चंद्रमा, मान कि हमारे चंदू मामा और धरती को कंपेयर करा गया है, ठीक है। किसी वस्तु का भार मान लीजिए हमारे रामलाल जी है, और पृथ्वी के ऊपर आप जन्माष्टमी मना रहे हैं और भाई साहब बड़े बड़े तरीके से नाच रहे, तो इनका जो भार है वो यहाँ पे 16 न्यूटन का है, मान कि वेट आपको दिया गया है, बराबर है। चंद्रमा पर उनका भार कितना आएगा? मान लीजिए डांस करते करते रामलाल जी जो भाई साहब चंद्रमा पर चले गए, उनको पता ही ना चला कि उन्होंने इतना जबरदस्त डांस किया कि बस अब एलियन वाले उठाकर उनको चंद्रमा पर जाकर डाल दिए। तो एक बात मुझे बताओ, चंद्रमा के ऊपर उनका भार कितना रहेगा? उनका भार पूछा गया है, चलो बताओ। क्या बात है, सभी लोग बोल रहे हैं 10 न्यूटन। बहुत बढ़िया जी। तो क्या हमने पढ़े हैं जी? हमने ये पढ़े हैं कि जी ऑफ द अर्थ और जी ऑफ द मून को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो आपका आंसर आना चाहिए कि जी ऑन द अर्थ जो होता है वो कितना होता है जी? ये लगभग 6 गुना होता है मून से। कितना होता है? 6 गुना होता है। इसका मतलब होता है जो गुरुत्वीय त्वरण होता है हमारे चंद्रमा के ऊपर, ये 1/6 टाइम्स होता है। किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर होता है। ये बात क्लियर है। और उसी तरह से अगर मैं वेट की बात करूंगा मून के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, ये भी 1/6 गुना होता है जो आपका वेट होता है धरती के ऊपर, बराबर है। हमें धरती के ऊपर दिया 60 न्यूटन, तो 1/6 गुना में 60 अगर करते तो कितना आ रहा है? 10 न्यूटन आ रहा है। कितना आ रहा है? 10 न्यूटन। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया। कितने लोगों ने सही उत्तर किया एक बार बता देंगे? कितने लोगों ने सही उत्तर किया एक बार बता देंगे? और एक बात अगर मैंने पूछी, चलो बताओ, अगर इस रामलाल जी का जो भार है हमारे धरती के ऊपर, मान लीजिए ये जो है कितने किलो के है? मान लीजिए ये 100 किलो के है। कितने हैं? इनका 100 किलोग्राम ये वजन है, इनका द्रव्यमान है। अगर ये चांद के ऊपर चले जाते तो उनका द्रव्यमान क्या रहेगा? अब बताओ, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते। मैंने क्या पूछा? हमारे रामलाल जी उनका धरती के ऊपर द्रव्यमान 100 किलोग्राम का है। अगर वो चांद पे चले जाते तो उनका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो आपका आंसर आएगा सर यहाँ पे भी उनका द्रव्यमान 100 किलोग्राम ही रहेगा, क्योंकि
भलाई हमने यहाँ पे जगह बदली है तो याद रखेगा द्रव्यमान नहीं बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलता है, वो कांस्टेंट होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका भी आंसर कर देंगे। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? ग्रहों को सूर्य की परिक्रमा में बनाए रखने वाला बल कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बताओ, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। यहां पे ये पूछा गया है कि सूर्य के आजू बाजू जो ग्रह घूम रहे हैं, ठीक है, जो ग्रह घूम रहे इस तरह से, ठीक है, ये हमारे सूरज चाचू बीच में है, बराबर है। ये जो ग्रह हमारे घूम रहे हैं, ठीक है, ये ग्रह जो हमारे घूम रहे हैं, इनको घुमाने वाला कौन सा बल है? क्या बात है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैक्सिमम लोग बोले सर वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, क्या बात है गधो, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल भूल गए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं रहेगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल बल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है। और उसे ही किसके द्वारा अप्लाई किया जा रहा है? ये प्रोवाइड करता है हमारा गुरुत्वीय बल, माने कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इसे प्रोवाइड कर रहा है। अब बताओ, अभी आंसर चेंज करेंगे सभी लोग, मुझे पता है। हाँ, अभी आंसर क्या रहेगा? अभी रहेगा सभी का, वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माने कि गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा। कौन सा रहेगा? गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा। अभिकेंद्रीय बल, ठीक है जी, और अपकेंद्रीय बल का मतलब क्या होता है जी? जो भाई साहब इनको बाहर फेंक देगा, है ना। आपने क्या बताया है? यहाँ पे बांधा पूछा गया है, आपने फेंक दिया ग्रह को बाहर। वो बाहर फेंकने वाला जो बल होता है वो आपका सेंट्रीफ्यूगल, मान कि अपकेंद्रीय बल होता है। डन है? क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, कभी कभी चीजें जो है गलत हो जाती है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखते कितने लोग की सोच जो है वहां तक पहुंच पा रही है। यहाँ पे ये बोला गया है, यदि पृथ्वी का घूर्णन बंद हो जाता है, माने कि उसने घूमना बंद कर दिया, घूमना अगर बंद किया जाता है तो भूमध्य रेखा के ऊपर जो है जी का मान क्या हो जाएगा? माने कि जो इक्वेटर है उसका मान क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। चलो बताओ, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, समान रहेगा या जीरो हो जाएगा? देखते हैं, चलो बताओ, सभी लोग आंसर करेंगे फास्ट। समान रहेगा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सब कुछ बोल रहे ए। तो जिस जिस लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है, आप बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हो। मैं आपको बताना चाहूंगा समान कैसे रहेगा। एक बात मुझे बताइए, अगर मैं धरती की बात करूंगा तो धरती की जो घूर्णन गति होती है हर पॉइंट पर अलग अलग, और अगर मैं भूमध्य रेखा की बात करूंगा तो भूमध्य रेखा के ऊपर जो सतह है उसकी घूमने की गति लगभग लगभग कितनी है जी? लगभग लगभग 1640, कितनी होती है? 1640 किलोमीटर प्रति घंटा इतनी होती है। पता है, ये स्पीड को थोड़ा सा इमेजिन करिए, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं ना तो लगभग लगभग 1400 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से मैं धरती के साथ गोल गोल घूम रहा हूं। पर क्या आपको लग रहा है कि आप गोल घूम रहे हो? क्या मुझे लग रहा है गोल घूम रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ही उतना स्ट्रांग है कि उसने हमें अच्छे से बांध के रखा है। पर अगर मान लीजिए यहां पर क्या हो रहा है कि इसके वजह से, घूमने की वजह से बाहरी एक बल लग रहा है और अंदर की तरफ एक बल लग रहा है। अब ये दोनों भी बल समान है, माने कि मान लीजिए ये कुलदीप सर आपको यहाँ पे पढ़ा रहे है ना, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये इसको बाहर की तरफ खींच रहा है। किसको खींच रहा है? कुलदीप सर को बाहर खींच रहा है। मान लीजिए वो 100 न्यूटन के बल से खींच रहा है, बराबर है। और ये अगर जमीन पर ही खड़े हैं, इसका मतलब इनको अंदर की तरफ भी 100 न्यूटन के बल से ही खींचा जा रहा है। पर अगर मान लीजिए धरती ने घूमना बंद कर दिया तो ये बल कितना हो जाएगा? चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। अगर धरती ने घूमना बंद कर दिया तो ये बल जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब होता है कि अंदर लगने वाला बल जो है या भाई साहब बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, ये बल अगर बढ़ रहा है, माने कि जो F इज इक्वल टू एम इंटू जी लिखते हैं, मैंने अभी बताया है कि ये M जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर F बढ़ रहा है, माने कि अंदर की तरफ लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल अगर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कौन बढ़ रहा है? आपका जो है जी बढ़ रहा है। कौन बढ़ रहा है? आपका जी बढ़ रहा है। डन हो गया जी, क्लियर हो गया है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यूपी एल्टीग्रेड टीचर 2018 में पूछा गया सवाल है, चलो इसका भी आंसर कर देंगे। बताइए इसका आंसर क्या है? चलो बताओ,
सभी लोग जो है एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देंगे, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा फास्ट। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक मान के एंटीबायोटिक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान, बहुत बढ़िया, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अच्छे से आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। देखो पहली बात आपको ध्यान रखना है कि ये एंटीबायोटिक दवा जो होती है भाई साहब, ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप में से किसी ने कभी एंटीबायोटिक पिए है? पिए होंगे बिल्कुल। तो याद रखेगा ये एंटीबायोटिक की नाम की जो दवा है, ये एंटीबायोटिक जो होते हैं जनरली जीवाणु के ऊपर काम करती है। जीवाणु का मतलब क्या होता है, जो बैक्टीरियाज होती है भाई साहब, इससे होने वाली जो बीमारियां होती है भाई साहब, उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब यहां पर कौन सी, जैसे ट्यूबरक्लोसिस होती है, ये जीवाणु जन्य बीमारी है। टिटेनस जो होता है ये जीवाणु जन्य बीमारी है। कोलेरा माने कि हैजा, जिसमें आपका छोटी आंत के ऊपर ये असर करता है और भाई साहब ये शुरू हो जाता है, ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। पर यहाँ पे जो खसरा नाम की बीमारी जिसे हम मिसल बोलते हैं, ये वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? ये विषाणु के कारण होता है। तो आपको याद रखना है कि विषाणु से होने वाली बीमारी के ऊपर टीकाकरण किया जाता है, उसके ऊपर एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है। तो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। ये सबको समझ में आ गया? चलो एक बात मुझे बताइए, एंटीबायोटिक को खोज निकालने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एंटीबायोटिक को खोज निकालने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो आपका आंसर आएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन सा जी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले जो है एंटीबायोटिक खोज के निकाली थी। तो एक बात बताइए, जो सबसे पहली एंटीबायोटिक थी वो किससे बनाई गई थी और उसका नाम क्या था? तो याद रखिएगा कि एक प्रकार के कवक से बनाई गई थी। कवक माने की फंगी, कवक माने की फंगी से बनाई गई थी। और इस फंगस का नाम क्या था? उसका नाम था पेनिसिलियम। इसका नाम क्या? पेनिसिलियम था। और इसी पेनिसिलियम नाम के फंगस से, कवक से जो पहली एंटीबायोटिक बनाई गई थी, उसका नाम रखे गए भाई साहब पेनिसिलिन। उसका क्या नाम रखे है? उसका नाम रखे पेनिसिलिन नाम रखे है। और यही वो पहली एंटीबायोटिक दवा है। यहां तक क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। और यहां पे मैंने एक टेबल बनाया है जहां पर आपको याद रखना है कि कौन कौन सी जो है भाई साहब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां है। याद रखेगा टीबी जो होता है, चलो बताओ, टीबी अगर किसी को हो गया तो हमारे मानव तंत्र के कौन से हमारे मानव शरीर के कौन से तंत्र के ऊपर यह असर करता है या कौन से ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है? याद रखेगा टीबी जो होता है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है। और ये जनरली आपको बताऊं हवा के माध्यम से फैलती है, बराबर है। और उसी तरह से ये हमारे लंग्स जो होते हैं, हमारी जो श्वसन प्रणाली है, उसे इन्फेक्ट करता है। टाइफॉइड ये साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है। जनरली दूषित पानी और दूषित खाने की वजह से ये फैलती है। उसके बाद ये टाइफाइड किसी इन्फेक्ट करता है, हमारे स्टमक को इन्फेक्ट करता है। कोलेरा ये भी हमारे स्टमक को इन्फेक्ट करता है। विब्रियो कोलेरी, डिप्थेरिया, प्लेग, टिटेनस, न्यूमोनिया और एंथ्रेक्स नाम की ये जितनी भी बीमारियां आपको नजर आ रही है, ये सभी के सभी आपके बैक्टीरिया जन्य माने कि ये जीवाणु जन्य बीमारियां है। टीटी की इंजेक्शन लिए हो आपने बचपन में तो शायद आपने देखा होगा। टिटेनस, क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी नाम का एक बैक्टीरिया है, वो जनरली आपको जो है जंग लगे आयरन में और उसी तरह से बस आप कांच के जो टुकड़े होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। और इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि घर में अगर किसी को कि कोई खिला चुभ गया या कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया जहां पे अगर मान लीजिए लोहे का मार लगा है, तो आपने अक्सर सुना होगा कि भाई जल्दी से टीटी का इंजेक्शन ले ले। कभी सुने हो ऐसे? बिल्कुल सुने होंगे। टीटी का इंजेक्शन, वही टीटी का इंजेक्शन का मतलब क्या है जी भाई साहब? वो टिटेनस का वो एंटीबायोटिक। ये क्लियर हो गया। और आपको बता दूं, एक बार आपके इंजेक्शन अगर ले लिए तो भाई साहब लगभग 6 महीने तक, कितना जी? 6 मंथ तक भाई साहब वो आपको जो आपने दवा ली है वो आपको प्रोटेक्ट करता है, उसके ऊपर नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। चलो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएलटी ग्रेड टीचर 2018 में पूछा गया सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। चलो बताओ, इस क्वेश्चन का भी आंसर सभी लोग कर देंगे कमेंट बॉक्स में। जल्दी से बताइए इसका आंसर आप क्या करोगे, फास्ट। मैंने बोला ना, ये इन्वेंशन के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है जी, इन्वेंशन के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे रहे बी। इसका आंसर क्या रहेगा? बी। बिल्कुल सही बात बोले। तो एक बात मुझे बताइए, रेडियो का इन्वेंशन
करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। जी, नाम बता दूं या बता रहे हो? जी मार्कोनी, नाम लिख दीजिएगा। जी मार्कोनी नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले रेडियो जो थे उनका इन्वेंशन किया था। ठीक है जी, याद रखिएगा। बैरोमीटर आप सभी को पता है, ठीक है। ये जो टोरिसेली है, उन्होंने वैज्ञानिक ने जो है इसको खुद निकाला था। और आपको याद भी रखना है कि अगर आपको प्रेशर के बारे में पूछा जाता है तो टॉर ये एक इकाई प्रेशर की ही है। हमने बताया था आपको प्रेशर की कई सारी इकाई थी, बार थी, टॉर थी, पास्कल थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर थी। उनमें से टॉर ये जो इकाई है, इसके ऊपर से आप याद कर सकते हो कि बैरोमीटर को खोज करने वाले टोरिसेली थे। डायनामो, जहां पे पावर को या एनर्जी को गिना जाता है ना, वो करने वाले माइकल फैराडे थे। अब इनको कौन नहीं जानता, ठीक है जी। उसी तरह से कंप्यूटर की खोज निकालने वाले बैबेज थे। कौन थे? कार्ल्स बैबेज थे। इनको भी आपको याद रखना है। और उसी तरह से एक बेसिक से कुछ चीजें हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक के इंफॉर्मेशन आपको होनी जरूरी है। जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं कि इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, किसकी? इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। उसी तरह से अगर आपको पूछा जाता है कि जो आपके प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। और उसी तरह से आपके जो न्यूट्रॉन होते हैं, है ना, हमारे जो न्यूट्रॉन होते हैं, इनकी खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है। सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देंगे। चलो बताओ, जिनको जिनको पता है, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? ये थे हमारे जे थॉमस थे। कौन थे? जे थॉमस। ठीक है, यही थे, ठीक है, यही थे, यही थे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। जे थॉमस, थॉमसन, जे थॉमसन, बिल्कुल थॉमसन थे। प्रोटॉन की खोज करने वाले कौन थे? चलो बताओ। रुदरफोर्ड। बहुत बढ़िया, कौन थे? वो थे आपके रुदरफोर्ड थे। कौन थे? रुदरफोर्ड थे। और उसी तरह से न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? जेम्स चांडविक। बहुत बढ़िया, वो कौन थे? जेम्स चांडविक थे। कौन थे? जेम्स चांडविक थे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बहुत बढ़िया तरीके से आंसर किए। पर एक बात और ध्यान में रखना है आपको, एक बात और ध्यान में रखना है। पर अगर आपको पूछा जाता है एटॉमिक मास के बारे में, किसके बारे में? एटॉमिक मास के बारे में, माने कि मूल द्रव्य के बारे में। किसके बारे में? किसी भी परमाणु के मूल द्रव्य के बारे में पूछा जाता है, तो यहां पे हम क्यों इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नहीं करते हैं। यहां पर हम इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मास गिना जाता है। क्या कोई मुझे इसके बारे में बता सकता है? इसके बारे में हमारे एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। हमारी एनसीईआरटी ये बोलती है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, कितना मास ऑफ प्रोटॉन होता है, वो लगभग 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? लगभग 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 पकड़ लीजिए 2000 गुना जो है उसका मास ज्यादा होता है। अब ये 2000 गुना कुछ छोटी चीज नहीं है। और इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मास जो है हम यहाँ पे नहीं पकड़ते, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हल्का होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। डन है, क्लियर है। और उसके साथ साथ अभी अभी जो शिक्षक भर्ती हुई थी, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एटॉमिक थ्योरी रखने वाले, है ना, एटॉमिक थ्योरी रखने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे। सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? जिनको जिनको पता है इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। एटॉमिक थ्योरी रखने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, माने कि परमाणु जो संरचना ही, जो हमारी परमाणु संरचना है, उस परमाणु संरचना के बारे में बताए थे। अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, और ये आप सभी के लिए होमवर्क भी रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर से एक बार यूपीएलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया सवाल है। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। द कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर इनवेरिएबली, जो संचार उपग्रह है वो सदैव कैसे होता है। चलो बताओ, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे इसका आंसर, जल्दी जल्दी फास्ट। रिवॉल्विंग एट देयर ओन स्पीड, स्टेशनरी होते, जियो स्टेशनरी होते, या चेंजिंग देयर ट्रैक एंड स्पीड होते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट को ही एक दूसरे नाम से भी पहचाना जाता है। देखो, स्टेशनरी का मतलब अलग होता है और जियो स्टेशनरी का मतलब अलग होता है। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। क्या बोला मैंने?
जियो स्टेशनरी और स्टेशनरी की स्थिर और भूस्तर का मतलब अलग होता है। इसका मतलब होता है, स्टेशनरी का मतलब ये होता है कि हमारी धरती है और यहाँ पे आपका सैटेलाइट है, ये आपका सैटेलाइट है, बराबर है। हमारी धरती घूम रही है, वो अपनी ही जगह पर है, इसका मतलब होता है स्टेशनरी मान की स्थिर हो गया। और भूस्थिर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये जो भाई साहब इस जगह पर अपना फोकस डाल रहा है, तो धरती जैसे जैसे घूमेगी ये सैटेलाइट भी उसी तरह से घूमेगा, और इसे बोला जाता है जियो स्टेशनरी। और आपका आंसर भी यही रहेगा, वो रहेगा आपका भू स्थिर सैटेलाइट होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, भू स्थिर, मान की जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के नाम से इसे पहचानते हैं। क्लियर है। और अगर मैं इसके इंपोर्टेंस के बारे में और इसके बारे में कुछ अगर क्वेश्चन पूछूं तो सभी लोग मुझे उसके आंसर जरूर दे देंगे। अगर मैं जियो स्टेशनरी की अगर मैं बात करता हूं तो ये अपनी एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर घूमता है। और जनरली अगर पूछा जाए कि धरती से इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो क्या इसका आंसर मुझे बता सकते हो? इसका आंसर आपको याद रहना है, इसका आंसर जो है लगभग लगभग 36,000 किलोमीटर के अंतर पे ये घूमता है। कितने अंतर पे? लगभग लगभग 36,000 किलोमीटर के अंतर पे ये घूमता है। और उसके साथ साथ जो है इसकी गति, और अगर मैं पृथ्वी की गति की बात करूंगा, सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि ये सैटेलाइट हमारा यहाँ पे घूम रहा है, ये इस दिशा में घूम रहा है, और हमारी धरती भी एक ही दिशा में घूम रहा है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, हमारे भूस्थिर जो हमारा उपग्रह है, उसकी घूमने की गति, घूमने की दिशा और पृथ्वी के घूमने की दिशा क्या होती है जी? ये समान दिशा होती है, ये समान दिशा में घूमते हैं, ये बात को ध्यान रखना है। और इसकी गति क्या रहेगी? इसकी गति जो है वो ज्यादा और इसके कंपैरिजन में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? ये डन है। माने कि इस तरह से मान लीजिए मैं धरती हूं और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ये कुछ इस तरह से घूमेंगे, है ना, इस तरह से घूमेंगे। मान कि अगर मैं इसे देख रहा हूं तो ये हमेशा मुझे आंखों के सामने ही नजर आएगा, ना ही ये ऊपर जाएगा ना ही पीछे। पर अगर आपको पूछा जाता है कि इस सैटेलाइट की और मैं धरती अगर हूं, तो दोनों के घूमने की गति के बारे में अगर पूछा जाता है तो आपका आंसर आना चाहिए कि जो चीज दूर है उसकी गति ज्यादा और मेरी गति क्या रहेगी? कम रहेगी। तो इसका मतलब जो हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है उसकी गति ज्यादा होती है और धरती के घूर्णन की गति जो है उसके कंपैरिजन में कम होती है। साथ में एक और सवाल पूछा जाता है कि ये जो हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है ये हमारे वातावरण की कौन सी परत में घूम रहा है, कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर है जहां पर ये घूम रहा है? देखते कितने लोग जो इसका आंसर दे पाते हैं। चलो बताओ, जिनको जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर लिख बताएगा। चलो बताओ जी, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया जी। बिल्कुल आदित्य जी, बिल्कुल सही बात बोले। एक ही भूभाग पे जितनी भी गतिविधियां हो रही है उनको कवर करने के लिए हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगाया जाता है। और एक ध्रुवीय सैटेलाइट भी होता है जिसे हम पोलर सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं। ये कौन से? बहुत बढ़िया, ये बाह्य मंडल में घूमेगा। ये कहां पे घूमेगा? ये बाह्य मंडल में घूमता है। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। चलो बताओ, इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे पूछा गया है कि जो समांतर वृत्तीय गति होती है उसका कौन सा एक उदाहरण आपको यहाँ पे नजर आ रहा है? कार टर्निंग ऑन द कर्व रोड, मोड़ पर कार का घूमना, सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ एट अ कांस्टेंट स्पीड। देखो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, यहाँ पे उसने कांस्टेंट स्पीड बोल दिया है। अ पेंडुलम स्विंगिंग, अ बॉल फॉलिंग वर्टिकली। एक बात बताओ, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, फास्ट। और बहुत बढ़िया तरीके से सभी लोगों ने आंसर कर लिए है। बस अब इसका आंसर जो रहेगा ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग राउंड द अर्थ एट कांस्टेंट स्पीड। माने कि कोई भी जो हमारा उपग्रह है वो धरती की परिक्रमा अगर स्थिर गति से अगर कर रहा है तो किसका एग्जांपल रहेगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का वो उदाहरण रहेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। और उसके बाद एक बात मुझे बताइए, अगर मैं इन तीनों की बात करूं, कार टर्निंग ऑन द कर्व रोड, जब भी आप देखोगे कर्व रोड के ऊपर कार जाती है तो उसकी गति क्या हो जाती है? गति कम हो जाएगी। गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर मैं स्विंगिंग पेंडुलम की बात करता हूं, चलो बताओ, अगर मैं पेंडुलम की बात करूं तो इसकी गति कहां पे सर्वाधिक रहेगी और कहां पे सबसे कम रहेगी? देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। मान लीजिए ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है। मान कि ये तीन बिंदुओं के ऊपर अगर मैं
पेंडुलम के गति की, पेंडुलम का जो बॉब होता है उसके गति की अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे कि जो बी पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो गति रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी, क्या रहेगी, मैक्सिमम। और सी बिंदु जहां पर जाकर वो वापस आएगा तो यहाँ पे गति क्या रहेगी उसकी, मिनिमम माने कि सबसे कम रहेगी, और कितनी रहेगी, 0 रहेगी, क्या रहेगी, 0, क्योंकि वो वहां तक जाएगा और वापस आएगा। जहां पर जाने के लिए वो गया, जहां पे वो रुकता है, रुकने के बाद उसकी गति 0 हो जाएगी, फिर से वापस आएगा। समझ में आ गया। और उसी तरह से अगर मैं किसी हाइट से, बिल्डिंग से अगर किसी चीज को छोड़ देता हूं, तो जब छोड़ रहा हूं तो उस टाइम पे उसकी गति कम रहेगी, पर जैसे ही वो जमीन को टच करता है, धरती को स्पर्श करता है, तो वहां पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। डन है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, भूस्थिर उपग्रह है। चलो बताओ इसका आंसर कर देंगे जल्दी से। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देंगे अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे, क्योंकि आपके लेवल के ही क्वेश्चन यहां पर मैं करा रहा हूं। जो क्वेश्चन हमारे जो है एग्जामिनेशन में आए हुए और जो क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हो रहे, वो सभी टॉपिक आप यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, अगर एक्सप्रेशन पसंद आ रहा है, तो एक बार सेशन को लाइक, और जहां पे भी आप शेयर कर सकते हो, मान लीजिए फेसबुक पे शेयर करना है, इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हो, उसके साथ अगर आप व्हाट्सएप पे स्टेटस रख सकते हो, और उसके साथ जो है कोई अगर और भी कोई सोशल मीडिया जैसे फेसबुक वगैरह वहां पे भी शेयर कर सकते हो। शेयर करने में क्या दिक्कत हो रही है, डन है, क्लियर है, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा, टेलीग्राम ग्रुप होगा, वहां पे भी शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। वृत्तीय गति में कौन सा बल केंद्र की ओर, देखो वृत्तीय गति में केंद्र की ओर कौन से बल लगते हैं, ये होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे हम अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और यहां पर एक बात मुझे बताइए, ये खेल आपने देखा होगा जहां पर जो है एक भारी वाला जो मास होता है उसे गोल गोल घुमाकर इस तरह से फेंका जाता है, बराबर है। एक बात मुझे बताइए, ये जो वृत्ताकार गति में ये गोला घूम रहा है, इस केस में यहां पे जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो देने वाला कौन सा बल आपको नजर आ रहा है। जैसे कि सर आपने क्या पूछा, आपको समझ में नहीं आया है। जैसे कि ये हमारा सूरज है और ये हमारी धरती है, धरती सूरज के आजू बाजू चक्कर लगा रही है, तो इसे सूरज ने बांध कर रखा है अपनी तरफ। मान कि यहाँ पे जो आपका अपकेंद्रीय बल है वो कौन दे रहा है, जो आपका मतलब अभिकेंद्रीय बल है वो कौन दे रहा है, वो आपका गुरुत्वाकर्षण दे रहा है। कौन दे रहा है, गुरुत्वाकर्षण दे रहा है, बराबर है। उसी तरह से इस बॉल को बांधकर जो हम धागे से गोल गोल घुमा रहे, यहाँ पे किसके द्वारा दिया जा रहा है, तो आपका आंसर आएगा कि इस धागे के अंदर, इस रस्सी के अंदर जो टेंशन फोर्स पैदा होगा, टेंशन का मतलब जो तनाव बल पैदा होता है, वो तनाव बल के द्वारा आपको ये अभिकेंद्रीय बल जो है वो दिया जाता है। क्लियर है सभी को, ये समझ में आ गया। और उसी तरह से अगर मैं आपको ये पूछूं, अगर मैं आपको ये पूछूं कि भाई साहब आप टीचर बन गए, टीचर बनने के बाद भाई साहब अपने फैमिली के साथ घूमने जा रहे हो, और घूमते घूमते जो है आपने भाई साहब इस तरह से एक चक्कर लगा दी अपने कार की, है ना, इस रास्ते के ऊपर आपने कार ले लिए और कार की चक्कर लगा रहे हो, तो एक बात बताओ, यहाँ पे भी वो जो है वृत्ताकार गति में घूम रहा है, तो इस कार को इस सेंटर से बांध कर रखने वाला कौन सा बल रहेगा, अभिकेंद्रीय बल किसके द्वारा दिया जाएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और देखो ये सभी के सभी सवाल ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं, ऐसे वाले नहीं है, ये समझने के बाद ही आपको समझ में आएंगे। और ये आपको समझना अगर है, डिटेल में अगर जानना है, तो याद रखिएगा 75% का मैक्सिमम डिस्काउंट आपको आज के दिन मिल रहा है, इससे बेहतर मौका और नहीं मिलेगा। और इसीलिए जल्दी से ज्वाइन हो जाइए टीचिंग परीक्षा के साथ और डिटेल में पढ़िएगा। डिटेल में पढ़ने के बाद जब कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए, तभी जाकर आप कोई भी एग्जामिनेशन पास कर पाओ। और याद रखेगा यूपी में 2026 में होने वाली इलेक्शन के वजह से आपको जो है इतनी सारी वैकेंसीज दिखाई दे रही है। जैसे ही ये चुनाव का समय खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर से एक बार यूपी में वही बेरोजगारी और कोई भी वैकेंसी निकलने का जो मंजर है वो वैसे का वैसा है। तो इस साल अगर वैकेंसी निकले तो ये आपके लिए गोल्डन चांस रहेगा, क्योंकि जितनी वैकेंसीज आप केवीएस में इस बार देख रहे हो, DTPSB की आप सभी को पता है, बीपीएससी में बहुत सारी वैकेंसी, इस बार आपको 1 लाख के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगी। ऊपर यूपी में आपका यूपी टेट होने वाला है, सुपर टेट, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, ये सभी कोर्सेज हम स्टार्ट कर चुके हैं। उन सभी कोर्सेज के ऊपर आपको 75% का ऑफर मिल रहा है। जल्दी से जुड़ जाइए
और अपनी, जी बिल्कुल रेगिस्तान, बिल्कुल रमेश कुमार जी, बिल्कुल सही बात बोली आपने, रेगिस्तान से कम नहीं है यूपी रोजगार के मामले में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगा, याद रखिएगा, यहाँ पे घर्षण बल रहेगा। कौन रहेगा, घर्षण बल होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, जो आपको पहियों के बीच में लगता है। माने कि ये बल जो है, जो अपकेंद्री बल होता है, इसे बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, पर घर्षण बल जो इसे इधर बांध कर रखेगा। डन है, चलो बहुत बढ़िया। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा, फास्ट। देखो वही सेम टू सेम क्वेश्चन है और पूछा गया सवाल है। मैं जो भी एक्सप्लेन करता हूं ना, वहां वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ ही रहता है, क्योंकि वो एनालिसिस करते करते जो है वो सभी क्वेश्चन दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जो है बैठ गए हैं, और जब भी एक्सप्लेन करता हूं ना भाई साहब, वही चीजें जो है बाहर निकलती है। मैं इसलिए बोलता हूं एक्सपेंशन के ऊपर भी आपको ध्यान देना है और सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व भी करते रहना है। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे फास्ट। What provides the centripetal force for the planet revolving around the sun? तो अभी बताया हमने, वो रहेगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर बात की जाए तो ये हमारा न्यूक्लियस होता है जो प्लस चार्ज होता है, और ऑर्बिट में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसे भी सेंटर से बांध कर रखने वाला बल कौन सा रहेगा, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ऑप्शन आपके वही रहेंगे। चलो बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है और उसे सेंटर में जो आपका ज्यादा द्रव्यमान है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, बराबर है, इस सेंटर से बांध कर रखने वाला जो बल रहेगा वो कौन सा रहेगा, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। वो रहेगा आपका, चलो बताओ, चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, ये आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। और उसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक जब हम स्टार्ट करेंगे तो भाई साहब हम इसी टॉपिक से हम स्टार्ट करने वाले, जहां पे एटम्स, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लिया के बारे में पढ़ेंगे। और उसी तरह से ये अगला सवाल आप सभी के लिए एक और होमवर्क में दे रहा हूं, तो ये 2 होमवर्क आपके हो गए, वैसे 3 होमवर्क आपके हो गए, ठीक है जी। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और उसी तरह से जहां पे भी शेयर कर सकते हो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली और एक जबरदस्त सेशन में, जहां पे और जबरदस्त क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल। और सभी को फिर से एक बार जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी मनाओ और उसी तरह से अपनी तरक्की का भी रास्ता चुनो, अच्छे से चुनो, ठीक है।